गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीशन पे था। कल ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। पत्रकारिता का एक बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ में जिसको हम पढ़ लेंगे मेन चीज़ों को, वो भर रह गया था। उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। और एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हमारा स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ से जुड़ा हुआ। ये दोनों टॉपिक आज कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद कल फिर पशु जनगणना वाला टॉपिक करके और ये कंप्लीट हो जाएगा। पता चल गया होगा आप लोगों को सबको कि आपके जो ये मोदी रोजगार 2 अभियान था, इसमें जो है कुछ फ़ायदा मान लीजिए, क्योंकि देखिए अभी मैं देख रही थी यूपी में एसआई की वैकेंसी जो बहुत लंबे टाइम से कह रहे थे आएंगी आएंगी आएंगी, वो फाइनली आज आउट हो गई हैं। यानी आज यूपी की वैकेंसी निकाल दी गई है। निकालनी तो पहले भी थी, लेकिन प्रेशर नहीं पड़े अगर नौजवानों का, युवाओं को, तो सरकारें टस से मस नहीं हो पाती। यही हरियाणा का हाल है। मोदी रोजगार 2 इतना ट्रेंडिंग में चला, आज तो टॉप 2 में यही तो था। तो आप ये लगा लो, इसलिए हरियाणा सरकार ने भी अभी पिछले से महीने जो ये अपना पेपर लेके लीक हुआ था, गड़बड़ियां नहीं थी, अब उसकी फाइनल डेट कह रहे हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही है ना, 3 और 4 तारीख का। तो अगर थोड़ा सा इंसान जागरूक हो जाए ना तो सरकारें हिल सकती हैं, बशर्ते हम इनके ये दिखावटी, जब ये एक सोची समझी प्लानिंग समझ लीजिए। क्योंकि अब फिलहाल क्या करेंगी, मैंने आज सुबह भी अपनी क्लास में ये बात कही थी कि जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है ना, वहाँ आप देखना एकदम से नौकरियाँ भी निकलेंगी अब 8-10 दिन 15 दिन के अंदर, और कुछ पेपरों की डेट भी आ जाएंगी। क्यों? ताकि रोजगार की तरफ लोगों का ध्यान फिर से चला जाए। और मेन मुद्दा जो है रोजगार, नौकरियाँ तो निकल आती हैं, लेकिन फिर उसकी भर्ती होने में एक लंबा प्रोसेस है, जैसे नौजवानों को, बेरोजगारों को, युवाओं को हर साल 2 साल 3 साल 4 साल तक बैठे रहना पड़ता है, जो कि गलत है। अगर कोई भी एलिजिबल है, ये मान लेते हैं कि पूरा देश तो सरकारी नौकरी नहीं लग सकता, तो हम कब कह रहे हैं, पहले भी नहीं लगते थे, लेकिन जितने लग सकते हैं कम से कम उतनों को तो लगा लें, उस प्रोसेस को तो तरीके से कर लें, ताकि बच्चे के मन में आए कि यार मैं पढ़ लूँ, पढ़ के नौकरी लग सकते हैं। और मैं दूसरों की नहीं जानती, मैं तो अपना देखती हूँ, कई बार हम ये घर में डिस्कस भी करते हैं। मेरे फादर वगैरह 9 भाई थे सारे, मतलब पापा के जो चाचा और ताऊ थे उन सबके बच्चों को मिला के 9 भाई, जिनमें से 8 सरकारी नौकरियों पर थे। 1973 या 74 की मेरे फादर की ज्वाइनिंग थी सरकारी नौकरी में। उन 9 में से 8 जो सरकारी नौकरियों में थे, आज सबकी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि वो सब पेंशनर्स हैं, अब सब लोग रिटायर हो गए। उन सबके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा माहौल मिल गया, क्योंकि वो नौकरियों में थे। इसलिए लगभग लोगों के बच्चे भी, जैसे मेरे जो कजिन्स वगैरह हैं, सब लोग कहीं ना कहीं सेटल हो गए। जो एक मेरे रिलेटिव थे, मेरे चाचा थे, जो कि नहीं लग पाए थे उस टाइम पर, उनकी स्थिति में आज देखती हूँ, और बाकी 8 लोगों की तो ज़मीन आसमान का अंतर है। वो अंतर क्यों आया? नौकरी से। तो एक आम परिवार में ना नौकरी मिलना बहुत ज़रूरी है, और पीढ़ियाँ, पुश्तें बदलती हैं। मेरे फादर पढ़े लिखे थे, इसलिए हम सारी बेटियों को पढ़ा लिखा के काबिल बना दिया। हम सब सिस्टर्स गवर्नमेंट जॉब में आ गई, और हम सब आज देखें, मेरी बड़ी सिस्टर जो है दिल्ली में टीजीटी इंग्लिश है, लाख रुपए से ऊपर उनकी सैलरी है। छोटी सिस्टर जो एनटीटी के थ्रू लगी है, 54,000 उसकी सैलरी है। उसकी ज्वाइनिंग को भी 2 ही साल हुए हैं। तो एक आम आदमी के ऊपर आने का ना सिर्फ एक तरीका है, मेहनत करके नौकरी लग जाए। देखिए, आम परिवार बिजनेस नहीं कर सकता, इतना पैसा नहीं होता हमारे पास, आम परिवार के पास। लेकिन नौकरी से क्या होता है, उसकी जड़ें मजबूत बनती हैं। फिर अगर उसको लगता है कि मेरे अंदर कैलिबर है, तो छोड़ दे नौकरी। लेकिन नौकरी छोड़ने की स्थिति तक आने के लिए भी तो कमाना जरूरी है ना। मैं खुद भी बहुत यंग एज में सरकारी स्कूल में टीचर लग गई थी 2015 में। 6 साल पहले मैंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन वो तब छोड़ी जब मेरी जीवन स्टेबल हो गया, और मुझे लगने लगा कि जितना मैं सरकारी नौकरी से कमाऊंगी, उससे बहुत बेहतर मैं कमा भी सकती हूँ और बहुत बेहतर मैं काम भी कर सकती हूँ इस फील्ड में। उससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ों को स्टेबल कर लिया था। तो नौकरी छोड़ना तब की कंडीशन है जब आप स्टेबल हों, उससे पहले तो नौकरी चाहिए ही चाहिए ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि सबको ना मिले, लेकिन मौके तो सबको मिले। सब पढ़ लिख के कम से कम मन में यह है कि यार हम भी एक मेहनत करके देख लें, क्या पता सिलेक्शन हो जाए। इसलिए अपने हक के लिए हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए। चलिए, हरियाणा ग्राम सचिव का तो पेपर है ही अप्रैल में, और बहुत अच्छी बात है, हमारा तो सिलेबस कंप्लीट भी हो गया, कोई इशू नहीं आएगा। पत्रकारिता आज यही शुरू करना था ना। देखो, कल हमने लास्ट जो पढ़ा था, मैंने ट्रांसपोर्टेशन करा दिया था। ये देखो, आकाशवाणी, कुरुक्षेत्र, हिसार, ये सब पढ़ा दिया आपको। अब हम पत्रकारिता पढ़ेंगे आज। पत्रकारिता का मतलब क्या है? पत्रकारिता का मतलब जर्नलिज्म, जिसमें मैगजीन्स आएंगी, जिसमें आपके अखबार आएंगे, कोई साप्ताहिक निकला हो। फिर हरियाणा में तो हरियाणवी भाषा में निकले, कुछ जो थे अपने उर्दू भाषा में निकले, हिंदी भाषा में निकले, बहुत लोगों ने काम किया। अंग्रेज़ों से
के अत्याचार के समय अखबारों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले किया जो आज ट्विटर कर देता है। जैसे ट्विटर पे चीज़ें अगर आगे रहें तो प्रशासन पे फ़र्क पड़ता है ना, ऐसे तब अखबारों से चीज़ें पढ़ के लोग सीखा करते थे, समझा करते थे। तो पत्रकारिता आज आपको लगेगा मजाक है, लेकिन एक दौर था जब पत्रकारिता बहुत इंपॉर्टेंट थी और पत्रकारिता से लोग जागते थे, लोगों के दिमाग में आइडियाज़ क्रिएट होते थे, वो सोचते थे, समझते थे कि क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। आज पत्रकारिता ने अपना जो एक इम्पॉर्टेंट जगह थी ना, वो ख़त्म कर ली, खो दी, क्योंकि अखबार भी बिक गए और टीवी और दूरदर्शन और सब कुछ बिक गया इस देश में। लेकिन फिर भी जिन चीज़ों ने रोल प्ले किया है हिस्ट्री में, उनका नाम ज़रूर लिया जाएगा, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहला पॉइंट, इसमें तुम्हें क्या करना है, पत्रकारिता में क्वेश्चन कैसे आएंगे। पत्रकारिता में दो तरह से क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा, कोई एक अखबार या मैगजीन आएगी और कहेंगे किसकी लिखी हुई है या इसका संपादक कौन था। तो एक चीज़ तो होती है कि हर एक का नाम, उसके राइटर का नाम हमें याद करना है। एक चीज़ ये आ सकती है कि जैसे किसी खास जगह से कोई अखबार निकला हो तो पूछ लेंगे ये वाला अखबार कहाँ से निकला था। तो राइटर का नाम, एडिटर का नाम, जिसने उसमें संपादन किया हो, और एक वो कहाँ से निकला। ये कुछ पॉइंट्स हैं और इसमें समझना नहीं होता कि भाई हम इसको कोई हिस्ट्री समझेंगे, सीधा आपको अखबार का नाम देंगे कि हो सकता है किसी का सन भी आ जाए और उसका राइटर कौन था, एडिटर कौन था, ये पेपर में आएगा। तो ये सीधे पढ़ने की चीज़ होती है, थोड़ी सी इसमें कोडिंग करनी पड़ती है ताकि चीज़ याद रह जाए, क्योंकि ऐसे तो ढेर अखबार है। जैसे पूछ लेंगे अहीर इलाके में पहला अखबार कौन सा निकला था, जो अहीर हितैषी नाम से। तो ये अहीर हितैषी जो था ना, अखबार का ही नाम था, गणेशी लाल जी ने निकाला था ये रेवाड़ी से। ऐसे ही पूछ लेंगे हरियाणा में हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो आप कहेंगे जियालाल जैन जी ने जो निकाला था ना, जियालाल जैन आदमी का नाम है और जैन प्रकाश उसका नाम था। फिर पूछ लेंगे हरियाणा की माटी से क्या कोई पहला नेशनल अखबार भी निकला था, बिल्कुल निकला था, 1996 में निकला था। कैप्टन अभिमन्यु जो आज एक जाना माना चेहरा है हरियाणा में, जो आपके पिछली टेन्योर में वित्त मंत्री भी थे, उनके अंडर था, मतलब उनके पुश्तैनी उन्होंने इसके लिए काम किया था। और 1996 में हरी भूमि नाम का आज भी छपता है अखबार, वो निकला था। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कह देंगे जाट गजट किसका है, फेमस अखबार है, या मैंने आपको पढ़ा था हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा का इतिहास, ये किसने लिखी हैं, या पूछ लेंगे संदेश पत्रिका किसने लिखी है, या बनारसी दास गुप्ता जी का क्या योगदान है पत्रकारिता में। तो ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ाती रहूंगी मैं, और लास्ट में एक ट्रिक बता दूंगी आपको। ये 2 मिनट का काम होता है याद करना, ठीक है, पर पहले पढ़ना पड़ता है। देखिए, पत्रकारिता पहला है 19वीं सदी के अंतिम चरण में, मतलब 1800 समथिंग में, ठीक है, जब अंग्रेज थे यहाँ, तब की बात कर रहे हैं ये। तो 19वीं सदी के अंतिम चरण में पंडित दीनदयाल, बहुत बड़ा नाम है, झज्जर से इन्होंने बहुत काम किया पंडित दीनदयाल जी ने। पंडित दीनदयाल व्याख्यान वाचस्पति, तो ये बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत बड़े ज्ञाता इंसान थे। वाचस्पति बोलते हैं जिसका वाक पे यानी गले पे कंट्रोल हो, तो वाचस्पति जो कि बहुत अच्छा वक्ता हो, उसके लिए यूज किया जाता है। तो पंडित दीनदयाल शर्मा व्याख्यान वाचस्पति द्वारा हरियाणा, ये समाचार पत्र है, और रिफाए आम समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। भाई यहाँ पे नहीं बातचीत करो, नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस रहेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट है कि पंडित दीनदयाल जी हैं जिन्होंने हरियाणा और रिफाए आम, ये अखबार का नाम है। तुम ये समझ लो कि हरियाणा में ना उर्दू और हिंदी, इनमें बहुत काम हुआ, तो नाम से पहचानो, हरियाणा और रिफाए आम, ये समाचार पत्र थे, ठीक है। हरियाणा झज्जर आपका पहला अखबार था। नेक्स्ट ही पॉइंट देखो, हरियाणा का पहला समाचार पत्र था हरियाणा झज्जर, इसके संपादक थे दीनदयाल शर्मा। तो दीनदयाल शर्मा जो है ना, जो ये लिख रहे हैं, एक ही बात है, ये बस थोड़ा सा यहाँ इन दोनों के नाम दे दिए, एक उर्दू वाला दे दिया, एक हिंदी, ये अपना हिंदी का नहीं है, हिंदी का जियालाल जैन वाला है, लेकिन ये हरियाणवी इसमें था, अपनी वैसी भाषा में। तो हरियाणा झज्जर हमारा पहला समाचार पत्र था जिसके संपादक थे दीनदयाल शर्मा जी। उर्दू में निकालते थे ज़्यादातर अखबारों को उस टाइम पर। 1889 जब पंडित नेहरू का जन्म हुआ था, पंडित नेहरू 1889 के जन्म में है ना, गुड़गांव से कहीं कहीं ये अंबाला भी लिखा है, एक आधी जगह। अब हरियाणा की चीज़ों की प्रॉब्लम क्या है कि ना, ये सब चीज़ें ऑथेंटिसिटी की डिमांड करती हैं और वो कहीं एक जगह नहीं है। जैसे इंडियन हिस्ट्री है ना, आप गूगल से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं। हरियाणा की चीज़ें कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, आप 100% नहीं गारंटी से कह सकते कि यही ठीक होगा, क्योंकि इनके इतिहास के ऊपर कुछ भी चीज़ आपको, जैसे किसी ने, मैंने एक किताब लिखी तो मैंने जहाँ से आंकड़े उठाए क्या पता वहाँ गलत हो, किसी और ने किताब लिखी उसने जहाँ से आंकड़े उठाए क्या पता वहाँ गलत हो। तो कोई भी चीज़
चीज़ ऑथेंटिक तब मानी जाती है जब वो या तो एनसीईआरटी के अंडर लिखी गई हो या कोई इस तरह का बड़ा राइटर रहा हो नामी गिरामी। अब हरियाणा के चीज़ों की पहले कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो हरियाणा की तो जीके की किताबें ही अब आने लगी हैं 3-4 साल से, जब से ये वैकेंसी इस तरह से क्रिएट हुई है। इसीलिए इसमें आपको बहुत सारा वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। तो गुड़गांव से, इसमें अंबाला भी मिल जाता है कहीं कहीं, बाबू कन्हैया लाल ने जाट समाचार का प्रकाशन किया। जाट गजट भी एक अखबार है, जाट गजट, गजट अखबार को ही बोलते हैं, लेकिन आंसर अलग बदल जाएंगे। अगर जाट गजट आया तो आप छोटू राम जी का नाम लिखेंगे। छोटू राम जी आप समझ गए हैं, वही बड़े इंसान जिनका कि नाम छोटू राम है, लेकिन जिनका कद बहुत ऊंचा था, राजनीति में भी और समाज में भी। किसानों के मसीहा के नाम से जाने जाने वाले, जिनका असली नाम तो रिचपाल था, लेकिन घर में क्योंकि वो सबसे छोटे थे तो सर छोटू नाम के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। और सर अंग्रेजों ने उपाधि दी थी 1937 में। अनाज के लिए मार्केटिंग बोर्ड बनवाया था, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़के भी किसानों के हक के लिए और मांग की थी। 1927 में उनको राय बहादुर की उपाधि से भी नवाजा गया, ठीक है। उन्होंने लिखा था जाट गजट, ये जाट समाचार है। तो किसने छापा? ये बाबू कन्हैया लाल ने। अब जाट गजट तो रट जाते हैं, जाट समाचार पे ध्यान ही नहीं देते, फिर वहां जाके सोचते हैं पता नहीं क्या आ गया। जाट गजट का ही मतलब जाट समाचार है, लेकिन दो अलग अलग अखबार है। जाट गजट है तो छोटू राम जी का, और जाट समाचार है तो बाबू कन्हैया लाल जी का, ठीक है। इसके बाद है 1916 में। 1916 जो है ये एक्टिव ईयर था, जिसमें आपके जो रिचपाल जी हैं या जो छोटू राम जी हैं, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो उस टाइम बहुत एनर्जेटिक थे, क्रांतिकारी टाइप के विचारों के थे, तो अखबारों के थ्रू भी लोगों को इन्होंने मोटिवेटेड रखा। तो 1916 में साप्ताहिक समाचार पत्र, मतलब हफ्ते में एक दिन निकलने वाला, जाट गजट। अभी देखो जाट अखबार आया था, जाट समाचार, एक ही चीज़ है दोनों, लेकिन दोनों के राइटर्स अलग हैं। इसका कन्हैया लाल जी हैं और इसके अपने, जो मैं नाम लगातार बोल रही हूँ, छोटू राम। और वर्ष 1923 में हरियाणा तिलक का प्रकाशन किया गया। तो 1916 में जाट गजट निकला और 1923 में हरियाणा तिलक। ये हरियाणा तिलक निकाला पंडित श्री राम शर्मा जी ने। मैंने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन तुम्हें याद रखना है, नीचे वैसे लिखा हुआ है। पंडित श्री राम शर्मा जी ने हरियाणा तिलक का प्रकाशन किया, अखबार है ये। और जाट गजट का प्रकाशन किया सर छोटू राम जी ने। दोनों बहुत बड़े आदमी हैं। 1925 में गुड़गांव में ज्योतिष मार्तंड। अब देखो इसमें किसने निकाले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से निकले ये इंपॉर्टेंट है। अब तक क्या इंपॉर्टेंट पढ़ रहे थे, किसने निकाले, अब जगह पूछेंगे। तो 1925 में गुड़गांव से निकला ज्योतिष मार्तंड। ज्योतिष मार्तंड अखबार कहाँ से निकला? गुड़गांव से। जगाधरी यानी यमुनानगर से निकला ब्राह्मण समाचार। तो पेपर में आ जाएगा ब्राह्मण समाचार। ये कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो जगाधरी, यमुनानगर से। और ज्योतिष मार्तंड कहाँ से निकाला? गुड़गांव से, ठीक है। इसके बाद भिवानी से निकला सावधान नाम का अखबार। तो पूछेंगे सावधान अखबार कहाँ से? अंग्रेजों के टाइम के हैं सारे ये भिवानी से। और करनाल से निकला ओदीचय ब्राह्मण। ओदीचय ब्राह्मण, तो ओदीचय ब्राह्मण पूछ लेंगे कहाँ से? तो करनाल से। और ज्योतिष मार्तंड पूछ लेंगे तो गुड़गांव से। ब्राह्मण जिसमें स्टार्टिंग में आ गया, ब्राह्मण जिसमें पीछे आया, वो इससे निकलेगा करनाल से। और जहां ब्राह्मण से स्टार्ट हुआ है वो जगाधरी यमुनानगर से। सावधान भिवानी से, ठीक है। ब्राह्मण पहले आ जाए तो जगाधरी से। जग ब्राह्मण, ऐसे याद कर लो, जग ब्राह्मण। और अगर बाद में आए जिसमें ओदीचय ब्राह्मण लिखा हो, वो करनाल से, ठीक है। इसके बाद है 1926 में सूरदेवी ने भक्ति, नानू वर्मा ने मेड़ प्रभाकर। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। राव गणेशी लाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अहीर हितैषी समाचार पत्र प्रकाशित किए। ये अहीर से समझ जाओ, अहीर लोगों के लिए लिखा गया, उनको ध्यान में रख के लिखा गया पहला अखबार था, प्रकाशित किया गया जो अहीर हितैषी। किसने? गणेशी लाल जी ने। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ, कहाँ से निकाला होगा? रेवाड़ी इलाका ही इस तरफ है। अगर पेपर में रेवाड़ी नहीं मिला, गुड़गांव मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रेवाड़ी बनावाद में। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका। राव गणेशी लाल जी ने क्या निकाला? अहीर हितैषी। ये किसके लिए है? अहीरों को ध्यान में रख के। मेन 1928 में रेवाड़ी से पंडित प्रहलाद शर्मा ने ज्योतिष समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो ज्योतिष, अभी देखना, अभी हम जो ऊपर पढ़ रहे थे उसमें भी ज्योतिष था, लेकिन आगे मार्तंड लिखा था। मार्तंड, ये गुड़गांव से 25 में था। अब जो आप पढ़ रहे हैं गुड़गांव के पास ही तो रेवाड़ी पड़ता है, ये 28 में निकला। इसका नाम क्या है? ज्योतिष। ये इसके राइटर भी इंपॉर्टेंट है, पंडित प्रहलाद शर्मा, ज्योतिष समाचार पत्र, ठीक है। वो ज्योतिष मार्तंड था, उसका राइटर इंपॉर्टेंट नहीं था, उसकी जगह इंपॉर्टेंट थी। वो 25 में था गुड़गांव से। 1929 में क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, अच्छा,
ठीक है, ये कह रहे हैं कुछ बच्चे जो है मैसेज कर रहे हैं कि उनके कुछ वीडियो में जो है ना वो कुछ हिल रही है वीडियो या कुछ ब्लर टाइप की आ रही है। तो यहाँ से मैसेज दे रहे हैं कि ये टेक्निकल फॉल्ट है और इसके लिए आपके पास टेक्निकल टीम का नंबर होगा, उनको कॉल कर लो, वो उनके बेसिस से ठीक होगा। यहाँ से कोई इशू नहीं है, यहाँ से बहुत सारे लोगों की ठीक भी चल रही है। जिनके वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, जो ये अनामिका जी लिख रही हैं, आप टेक्निकल टीम के नंबर पर कॉल कर लीजिए, वो उसको ठीक कर पाएंगे। ये यहाँ स्टूडियो से इशू नहीं है, ये इशू उनके पार्ट पर है। जो टेक्निकल टीम हमारी बाहर बैठी है ना, वो दिल्ली से सब कुछ ठीक करेंगे, तो वहां से उनको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, स्क्रीन वाइब्रेशन की दिक्कत है, आप कॉल कर लीजिए, नंबर है आप लोगों के पास। नंबर अभी तुम्हें पता है 7021, बोलना पड़ेगा, दोबारा बोल, 7026 251 251, 7026251251। ये नंबर है टेक्निकल टीम का, आप इस पर कॉल कर लो। अगर वाइब्रेट हो रही है या आपकी स्क्रीन में कोई ब्लर आ रहा है, धुंधला सा दिख रहा है, तो ये स्टूडियो में इशू नहीं है, वो मुझे बता रहे हैं दिल्ली टीम के पार्ट पे है, वो ठीक कर देंगे अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, हाँ, कई लोग लिख रहे हैं सही चल रही है, तो ये सबके उसमें दिक्कत है, वो वहाँ से बता देंगे आपको कि क्या इशू है। चलो देखते हैं। पंडित ये श्री शर्मा, तो श्री राम शर्मा जी हैं, उर्दू में निकालते हैं हरियाणा तिलक। तो पंडित श्री राम शर्मा जी ने उर्दू में हरियाणा तिलक निकाला। ये वही श्री राम शर्मा जी हैं जो 5 सत्याग्रहों में हिस्सा लेंगे और 7 साल तक जेल में रहेंगे हरियाणा की तरफ से आज़ादी की लड़ाई में। ये पंडित श्री राम शर्मा जी गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे। इन्होंने अखबार निकाला उर्दू में हरियाणा तिलक नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी, सन भी याद कर लेना, और अखबार तो है ही खैर उर्दू में बहुत इंपॉर्टेंट। 1930 के आसपास पंडित नेकीराम शर्मा, बहुत बड़ा नाम, पंडित नेकीराम शर्मा जी का संदेश, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो इन्होंने कहाँ से निकाली थी, भिवानी से। तो पंडित नेकीराम शर्मा जी ने हिंदी में संदेश समाचार पत्र प्रकाशित किया 1930 में। नेकीराम शर्मा जी ने हिंदी में संदेश, अभी तुम पढ़ रहे थे 1929 में श्री राम शर्मा जी ने। ये नेकीराम शर्मा जी अलग हैं, ये श्री राम शर्मा जी हैं, ये गांधी जी के फॉलोवर हैं। इन्होंने हरियाणा तिलक निकाला है उर्दू में, हिंदी में नहीं, उर्दू में, जबकि नेकीराम शर्मा जी ने हिंदी में निकाला है संदेश समाचार पत्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1930 में कीर्ति प्रसाद जैन हैं, कीर्ति प्रसाद जैन हैं, जिन्होंने संपादन में आत्मानंद नामक मासिक पत्र, महीने में एक बार निकलता था आत्मानंद, पेपर में कैसे आएगा, आत्मानंद का प्रकाशन किसने किया, 4 ऑप्शन होंगे, तो कीर्ति प्रसाद जैन ने आत्मानंद नामक जो ये था ना मंथली एक पत्र निकलता था, इसको कीर्ति प्रसाद जैन आत्मानंद। 1936 में लाला हरदेव जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और हरदेव ने जो काम किया, लाला के नाम से समझ जाओ, रिच रहे होंगे, तो लाला हरदेव सहाय जी ने हिसार से ग्राम सेवक, और वर्ष 1941 में, इसके कुछ साल बाद ही, दूसरा समाचार पत्र सिर्फ सेवक का प्रकाशन किया। पहले ग्राम सेवक, फिर सेवक। कहाँ से, हिसार से। क्या नाम है इनका, हरदेव सहाय, लाला हरदेव सहाय। क्या निकाला इन्होंने, ग्राम सेवक पहले और फिर सिर्फ सेवक नाम से। ठीक है, हिसार से हरदेव सहाय। 1943 में कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र नाम का समाचार पत्र निकला। अंबाला से विश्वव्यापी सनातन वर्ष ये निकला, और धर्मंचे सफीदों से, सफीद लिखा सफीदों से, कायाकल्प निकला समाचार पत्र। तो ये 2-3 समाचार पत्र हैं, इनमें मेन धर्म क्षेत्र याद कर लेना। ठीक है, 1948 यानी आज़ादी के बाद ब्रह्मानंद ने निकाला ज्ञानोदय पत्र हिसार से। जैसे हरदेव सहाय जी ने निकाला था ना, कौन सा, ग्राम सेवक और सेवक, ऐसे ही ब्रह्मानंद जी ने निकाला, नाम क्या रखा, ज्ञानोदय, ये हिसार से था। ठीक है, वो भी हिसार से थे, ग्राम सेवक और सेवक। नेक्स्ट है 1950 में प्यारे लाल जी ने हिसार से रंगीला मुसाफिर, तो हिसार से ग्राम सेवक भी है, हिसार से आपका ज्ञानोदय भी है। ये किसने निकाला है, ब्रह्मानंद जी ने, और वो किसने निकाला था, हरदेव सहाय जी ने। और अब कह रहे हैं हिसार से रंगीला मुसाफिर, इसके राइटर हैं ये प्यारे लाल ने निकाला है रंगीला मुसाफिर, और अमर ज्योति और सेठ महेश चंद्र ने निकाला हरियाणा संदेश। अभी हम पढ़ रहे थे सिर्फ संदेश, सिर्फ संदेश नेकीराम शर्मा जी का, अब हम पढ़ रहे हैं हरियाणा संदेश, ये सेठ महेश चंद्र जी ने निकाला, और ये इंपॉर्टेंट है, ये सब हिसार में चल रहा है, ये वाला भी काम, ये वाला भी काम, और ऊपर आया था सेवक और ग्राम सेवक, ये भी। ठीक है, तो इसका मतलब हिसार में लगातार अखबारों के पार्ट पे काम चल रहा है। हिसार में कई यूनिवर्सिटीज़ भी तो हैं आज की डेट में।
नेक्स्ट देखें 5 सितंबर टीचर्स डे था 1996, ये कैप्टन अभिमन्यु वाला पॉइंट है। 1996 में हरियाणा के रोहतक से प्रकाशित दैनिक हरिभूमि पहला नेशनल न्यूज़पेपर है। हरियाणा में जितने अब तक पढ़ रहे थे ना, ये हरियाणा के लोकल न्यूज़पेपर्स थे, बस यहीं यहीं के लोग पढ़ते। अब अहीर हितैषी को कोई बम्बई में थोड़ी पढ़ेगा, यहीं पढ़ेंगे रेवाड़ी के आसपास के लोग। ऐसे ही हमने पढ़ा आत्मानंद जी ने काम किया, या प्यारे लाल जी ने काम किया, कन्हैया लाल जी ने काम किया, या नेकीराम शर्मा जी ने काम किया, सब लोकल लेवल पे है। पहला अखबार जो नेशनल बटा, मतलब यूपी भी गया, दिल्ली भी गया, हरियाणा भी, राजस्थान भी, उसका नाम है हरिभूमि। तो देखो 96 में रोहतक से प्रकाशित दैनिक हरिभूमि, दैनिक मतलब रोज लिखने वाला, अभी भी आता है हरिभूमि, तो पहला नेशनल न्यूज़पेपर है 96, तो बहुत पुरानी घटना नहीं है। हरियाणा साहित्य अकादमी, आप सब जानते हो हरियाणा साहित्य अकादमी है, जिसका काम है साहित्य के क्षेत्र में काम करना। और 5 तरह की आपके यहाँ अकादमी है, जिनमें मेन है हरियाणा साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी आपके यहाँ है, पंजाबी अकादमी आपके यहाँ है। तो हरियाणा में कई सारी लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाता है अलग अलग अकादमियों के जरिए। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हरियाणा साहित्य अकादमी। सारी अकादमी जो है ना, इनके हेडक्वार्टर पंचकुला में ही है। अलग अलग अवार्ड्स भी देती हैं, जैसे हाली पुरस्कार हमने पढ़ा था ना, वो ऐसी उर्दू की अकेडमी देती है। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका का नाम है हरिगंधा। हरिगंधा, और हरिगंधा मैं लकी मानूं अपने आप को कि हरिगंधा ने 2 बार हमें भी कवरेज दी थी, आईसीएस को भी। तो उसमें 2, अब मुझे सन तो नहीं है, ये महीने नहीं याद, पिछले साल की घटना है, 2 मैगजीन्स में कवरेज मिली थी। तो हरिगंधा हरियाणा की एक ऐसी मैगजीन है जिसको हरियाणा की साहित्य अकादमी निकालती है। तो बहुत बड़े लेवल पे, वैसे तो सारी अकेडमी बड़ी है, लेकिन मेन अकेडमी अगर पूछेंगे तो वो ये है, इसकी पत्रिका का नाम है हरिगंधा। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा संवाद। संवाद क्या होता है? बातचीत, कम्युनिकेशन। तो ये पत्रिका है लोक संपर्क विभाग, अब नाम से पकड़ जाओ, पेपर में आ चुकी है चीज़ें। लोक संपर्क विभाग, संपर्क भी वही होता है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बनाना। और कांटेक्ट कब होगा? जब आप बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो हरियाणा संवाद ये एक मैगजीन है जो कौन निकालता है? लोक संपर्क विभाग की ओर से प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो पूछेंगे लोक संपर्क विभाग इनमें से कौन सी इसको प्रकाशित करता है, तो उसका नाम है हरियाणा संवाद। हरिगंधा क्या है? हरियाणा साहित्य अकादमी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला, इसकी मैगजीन है। नेशनल न्यूज़पेपर पहला कौन सा था आपका? 5 सितंबर टीचर्स डे 1996 में हरिभूमि, दैनिक हरिभूमि निकला आपका। और हरियाणा संदेश, एक तो सिर्फ संदेश था, और एक हरियाणा संदेश किसने दिया? महेश चंद्र ने, सेठ महेश चंद्र ने। ठीक है, प्यारे लाल जी का रंगीला मुसाफिर, और अमर ज्योति इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मानंद जी का ज्ञानोदय पत्र, और कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र नाम का जो है समाचार पत्र निकला था। अंबाला से विश्वव्यापी सनातन वर्ष निकला था, और कायाकल्प सफीदों यानी जीन से निकला था। ठीक है, ऐसी ग्राम सेवक जो है लाला हरदेव जी ने निकाला था हिसार से, फिर सेवक निकाला था कुछ साल बाद। कीर्ति प्रसाद जैन ने आत्मानंद नामक पत्र निकाला, मासिक। और संदेश जो है नेकीराम शर्मा जी ने निकाला। हरियाणा तिलक जो है श्रीराम शर्मा जी का, पंडित जी का, जो 5 सत्याग्रहों में 7 साल तक जेल में रहे। ज्योतिष समाचार पत्र प्रहलाद शर्मा जी का है। अहीर हितैषी गणेशी लाल जी का है। और सावधान जो है भिवानी से निकला, करनाल से ब्राह्मण बाद में, जगाधरी से ब्राह्मण पहले, ज्योतिष मार्तंड गुड़गांव से। ठीक है, हरियाणा तिलक पूछेंगे तो आपके बहुत बड़े आदमी थे, जिनका नाम आप जानते ही हैं, श्रीराम शर्मा जी। जाट गजट पूछें तो आपके 1916 में जो कांग्रेस में एक एक्टिव मेंबर थे, छोटू राम जी। ठीक है, और बाबू कन्हैया लाल जी ने जाट समाचार निकाला। हरियाणा झज्जर पहला अखबार था आपका, लेकिन हिंदी का अखबार आपका लेटर स्टेज में निकला है। और हरियाणा और रिफाय आम। अब ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये बहुत बोरिंग है, और इसका कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि आपको समझना पड़े। तो इसमें सीधी बात आती है कि हमें याद कैसे होगा, सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है। इनको याद करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो याद करने का हम लोग इसलिए ना अपना कोई ऐसा ट्रिक बनाना पड़ता है ताकि आप उस चीज़ को याद रख पाएँ। ठीक है, अब देखो पहला समाचार पत्र, पहली चीज़ तो यही कि ये इंपॉर्टेंट है, पहला समाचार पत्र हरियाणा का। तो हरियाणा के पहले समाचार पत्र में नाम ही हरियाणा रखेंगे ताकि पता चले हमारा पहला था। ऐसे सोच लो, अब जो बातें कर रही हूँ सब इलॉजिकल हो सकती हैं, लेकिन ये पेपर में तुम्हें हेल्प करेंगे। नहीं तो सारे इतने बोरिंग नाम, अखबारों के नाम, ये फालतू की चीज़ें होती हैं, इतनी जल्दी याद नहीं होती, कोई ट्रिक बनाना पड़ता है। तो हरियाणा का पहला समाचार पत्र है, तो अपना नाम तो आगे रखेगा ही कि पता चले हमारा है। तो क्या रख दिया? हरियाणा झज्जर। ठीक है, हरियाणा का पहला अखबार नाम क्या रख के बैठा? हरियाणा झज्जर। हरियाणा झज्जर। संपादक कौन है? दीन दयाल शर्मा, पंडित दीन दयाल शर्मा। तो
तो दीन दयाल, दीनों के दयाल थे, पहला अखबार निकाल दिया। उनको लोगों को देख के ये दया आई कि भाई क्यों नहीं पढ़ते लिखते बेचारे यहाँ के लोग, दीनों पे दया कर दी उन्होंने और हमारे नाम का अखबार निकाल दिया। तो हरियाणा का पहला अखबार हरियाणा के नाम से निकलेगा, हरियाणा झज्जर। और किसी को, हम यहाँ पे दीन थे, कम पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने कहा यार इनको पढ़ाओ लिखाओ, इनका दिमाग खोलो, इनको आइडियाज़ आए, विचार जो है इनके दिमाग में कौन थे, तो इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो दीन दयाल जी ने हरियाणा के लोगों के लिए पहला अखबार हमारे ही नाम का निकाल दिया। क्या नाम रखा? हरियाणा झज्जर। रह जाएगा याद, हरियाणा झज्जर, ये हमारे अखबार का नाम है। दीनों के ऊपर दया कर दी, दीन दयाल जी ने निकाल दिया, तो हरियाणा का पहला अखबार। ठीक है, गुड़गांव से निकलता है, ये मैंने आपको बताया, कहीं कहीं किताबों में अंबाला भी लिखा है, हो सकता है दोनों जगह से निकाला गया हो एक आधे दिन के हेरफेर में। बाबू कन्हैया लाल, देखो बाबू कन्हैया लाल ने निकाला जाट समाचार, जाट गजट नहीं, वो अपने छोटू राम जी निकालेंगे, जाट समाचार निकाला बाबू कन्हैया लाल ने। हमारे हरियाणा में कल्चर है, अपने पिताजी को लोग बाबू कह देते हैं ना, बाबू, तो उससे याद कर लो, बाकी तो तुम भूल जाओगे वरना। जाट समाचार, जाट कम्युनिटी जो है, गजट आए तो नीचे जाएंगे हम पढ़ने के लिए। जाट समाचार अपने पिताजी को अपनी लोकल भाषा में बाबू कह देते हैं, तो बाबू, किसी के पिताजी का नाम है कन्हैया लाल, तो जाट समाचार अपने पिताजी से याद कर लो कि भैया बाबू बोलते ही हैं, हमने थोड़ा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बाबू लिख दिया, तो बाबू कन्हैया लाल जाट समाचार निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखें ज़रा, पहला अखबार हमारे ही नाम का, हमारे ऊपर, हमारे दीन लोग थे, पढ़ते लिखते थे नहीं, तो हमारे ऊपर किसी ने, बड़े आदमी ने कृपा कर दी, पंडित दीनदयाल शर्मा जी ने हमारा ही नाम रख दिया, हरियाणा झज्जर। और बाबू कन्हैया लाल जी ने क्या किया? जाट समाचार। तो जाट कम्युनिटी में पिताजी के नाम के आगे बापू जैसे बोलते हैं गुजरात, और इसमें हमारे यहाँ बाबू बोले, तो हमने उससे याद कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जाट गजट, कोई शब्दों में बांध नहीं सकते, इतनी बड़ी हस्ती हैं, और हरियाणा पे तो बहुत बड़े एहसान किए उन्होंने, यहाँ पैदा होके इस ज़मीन पे, और बहुत कुछ हरियाणा के लिए करके चले गए। हमारे मसीहा है ना, किसानों के मसीहा, अपने लोकल लेवल पे बहुत काम किया। तो 1916 में साप्ताहिक समाचार पत्र निकला जाट गजट। अब देखो, जाट अखबार था, तो जाट क्या बोलते हैं? बाबू, बाबू, तो मात्रा छोटी तो हमने बाबू कर दिया उसको। जाट गजट निकला, ये सर छोटू राम जी का है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जाट गजट, सर छोटू राम जी का। ठीक है, और हरियाणा तिलक किसने निकाला है? श्री राम शर्मा। हरियाणा का आदमी तिलक लगाता है भगवान श्री राम का नाम लेके। ठीक है, श्री राम का नाम लेके हरियाणा का आदमी तिलक लगाता है, तो हरियाणा तिलक किसका है? पंडित श्री राम शर्मा जी का। बाबू कन्हैया लाल जी का क्या है? जाट समाचार। और जाट गजट किसका है? जो बहुत बड़े आदमी थे, नाम था छोटू राम। जाट गजट छोटू राम का। हरियाणा का आदमी अपने पिताजी को क्या बोलता है? बाबू, तो उसे बाबू कन्हैया लाल जाट समाचार निकालेंगे। ठीक है, और पहला अखबार हमारे ऊपर दीन दुखी थे यहाँ के लोग, उनको दिमाग दिया, उनके अंदर बौद्धिक विकास किया, तो दीन दयाल शर्मा जी ने, और क्या निकाला? हरियाणा झज्जर। नेक्स्ट है हरियाणा तिलक, तो तिलक आदमी किसके नाम का लगा है? श्री राम का, तो पंडित श्री राम शर्मा जी ने। फिर यहाँ गुड़गांव से निकला ज्योतिष मार्तंड, ये तो जगह याद करनी है बस। जगाधरी से ब्राह्मण, मैंने बताया आपको, भिवानी माता भवानी से सावधान, और करनाल में बाद में ब्राह्मण। जगाधरी में पहले ब्राह्मण, करनाल में बाद में। ज्योतिष मार्तंड गुरु जो हैं वो ज्योतिष मार्तंड की शिक्षा देते हैं, भिवानी से सावधान। ठीक है, इनमें अखबार में आदमियों के नाम नहीं है, लेकिन जो ऊपर पढ़ रहे थे उनमें आदमियों के नाम, और याद रखने आपको वो। अब फिर एक आदमी का बहुत बड़ा नाम आएगा, किसका? ये अहीर हितैषी वाला, देखना, अहीर हितैषी, ये रहा, गणेशी लाल ने निकाला अहीर हितैषी। ठीक है, राव इनके नाम के आगे लगेगा ही, क्योंकि आप जानते हो रेवाड़ी में राव जो है वो बड़े बड़े जितने लोग थे उनके नाम के आगे राव लगता है। तो गणेशी लाल जी ने अहीर, अहीर ही तो है राव का इलाका सारा, रेवाड़ी वाला, अहीर हितैषी यानी अहीरों के हितैषी, तो क्या नाम? राव गणेशी लाल जी। ठीक है, 1928 में रेवाड़ी से पंडित प्रहलाद शर्मा, देखो नाम में प्रहलाद, प्रहलाद याद है तुम्हें? एक भगवान को मानने वाला एक लड़का था, उसके पिताजी जो थे वो कहते थे मैं ही भगवान हूँ, तो प्रहलाद ने कहा कि नहीं, मैं आपकी नहीं भक्ति करूंगा, मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा। और फाइनली उसके पिताजी जो थे उन्होंने भगवान की भक्ति कर करके कुछ इस तरह का वो ले लिया था वरदान कि ना उनको इंसान मारेगा, ना भगवान मारेंगे, और ना वो दिन में मरेंगे, ना रात में मरेंगे, ना घर के अंदर मरेंगे, ना बाहर मरेंगे। कहानियाँ सुनी होंगी आप लोगों ने। फिर कैसे वो नरसिंह भगवान बन के आए कि उनका शेर और जो पंजे थे वो शेर जैसे, और शरीर, और जो बाकी शरीर है
वो इंसान जना, ना इंसान ना जानवर। उनको मारा घर की देहरी पर, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, और ना दिन में ना रात में, तो शाम के वक्त मारा। याद होगी ना प्रहलाद की, बचपन में आपके माँ बाप ने या दादा दादी ने कभी कहानियां सुनाई होंगी, वही प्रहलाद। प्रहलाद को अपने ज्योतिषी पर विश्वास था कि मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ। प्रहलाद उनका बेटा था जिस राजा की मैं कहानी सुना रही हूँ। तो प्रहलाद का ज्योतिष में विश्वास था, वो भगवान पे बहुत विश्वास करता था। ठीक है, तो प्रहलाद ज्योतिष समाचार पत्र था ये, ज्योतिष। प्रहलाद ज्योतिष, पंडित प्रहलाद शर्मा ज्योतिष। ठीक है, अहीर हितैषी राव गणेशी लाल जी का। आगे समझ में, ये 2-4 बार पढ़ने पड़ते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तब चीज़ें याद होती हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्योंकि मुझे पता है कि टफ टॉपिक है। पहला देखें, पंडित दीनदयाल जी को दीन यहाँ से याद किया था ना, दीन ये रहा। दीनदयाल जी को हमारे हरियाणा के लोगों पे दया आ गई, तो उन्होंने क्या कहा, इनका अखबार निकालते हैं हरियाणा झज्जर के नाम से, हरियाणा झज्जर दीनदयाल। नेक्स्ट है, हमारे यहाँ पिताजी को बाबू बोलते हैं, तो हमने क्या, जाट समाचार। गजट आएगा तो छोटू राम जी का नाम कर देना, ये रहा जाट गजट। हरियाणा का आदमी तिलक किसके नाम का लगाता है, पंडित ये अपना श्री राम जी का, तो पंडित श्री राम शर्मा। ठीक है, इसके बाद सावधान भिवानी, ब्राह्मण बाद में हो तो करनाल, पहले हो तो जगाधरी, ज्योतिष मार्तंड गुड़गांव से। ठीक है, इसमें मैंने याद कराया राव गणेशी लाल का अहीर, रेवाड़ी से पंडित प्रहलाद शर्मा ने ज्योतिष। ज्योतिष में किसका विश्वास था, प्रहलाद का। नेक्स्ट देखें, पंडित श्री राम शर्मा जो भी पढ़ रहे थे ना, तिलक, हरियाणा तिलक, हरियाणा तिलक का प्रकाशन उर्दू भाषा में, सेम बात है जो ऊपर आई थी, बस वहाँ इनका नाम नहीं लिखा था। तो हरियाणा तिलक, हरियाणा का आदमी तिलक किसके नाम का लगाएगा, श्री राम शर्मा, श्री राम के नाम का, उर्दू भाषा में था ये। ठीक है, इसके बाद है नेकी राम शर्मा, इसको याद करना, ये भूलोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखो, नेकी करके और संदेश देना चाहिए, अच्छे काम करो और दुनिया को संदेश दो कि तुम भी अच्छे काम करो, खुद भी अच्छे काम करो, नेकी करो, और कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, अच्छे अच्छे काम करते जाओ, दुनिया को मैसेज देते जाओ कि तुम भी अच्छे काम करो। तो नेकी राम संदेश देगा, नेकी का संदेश देना है। ठीक है, इसके बाद है कीर्ति प्रसाद जैन। कीर्ति, जब तुम्हारी कीर्ति फैलेगी, तुम नौकरी लग जाओगे तो चारों तरफ, अच्छा भाई फलाना की बेटी लग गई, फलाने का लड़का लग गया, उसका रिश्तेदार लग गया, कीर्ति फैल गई ना। एक नौकरी से पता नहीं कितने गांवों तक संदेश जाएगा, जहां जहां तुम्हारी रिश्तेदार, तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। कीर्ति फैलेगी तो तुम्हारी आत्मा को असीम आनंद होगा कि शुक्र है मैंने पढ़ लिख के कुछ अपना जो है नाम ऊंचा कर दिया। क्योंकि तुम तुम्हारे नाम से नहीं, जब कहेंगे ना फलाने के, अरे फलाने का लड़का लग गया, उसकी बेटी लग गई, तो वो बड़ा खुशी का दिन होता है जब आपके पिताजी का नाम आपके कारण आगे बढ़ता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आपकी कीर्ति जब फैलेगी तो आपकी आत्मा को आनंद का एहसास होगा। तो कीर्ति, तो क्या नाम है इनका, कीर्ति प्रसाद जैन और आत्मानंद। ठीक है, कीर्ति फैलेगी तो आत्मा को आनंद मिलेगा। नेक्स्ट, लाला हरदेव सहाय, इसको याद करना। देखो, हर गांव में देवता होते हैं, कोई भी गांव आप देख लो, आपके यहाँ हजारों गांव है ना हरियाणा में, हर गांव में कहीं ना कहीं पूजा होती है। गांव के बाहर कहीं भी कोई पीपल के नीचे 2 ईंट रख दी, कोई इस तरह के लोग हर कहीं एक देवता मान लेते हैं, हर गांव में देवता है। और कहते हैं कि वो देवता उस गांव का सेवक रहा होगा पहले, कि भाई कभी ये देवता थे, इन्होंने इस गाँव में जो इस तरह के काम किए, तो हर देव, हर गाँव में एक देवता है, वो गाँव का सेवक रहा होगा। हर देव ग्राम सेवक, हर देव, हर गांव का एक देवता है जिसने शायद पुराने टाइम में, कभी पूर्वजों से भी, पूर्वजों के टाइम में गांव की सेवा की थी, इसलिए उनके आशीर्वाद से गांव फलते फूलते हैं। तो हर देव गांव का सेवक है। ठीक है, बाद में सेवक बन गया, तो हर देव गांव का सेवक है, और या सेवक से भी याद कर लो, एक जैसे तो है, हर देव सेवक। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र, नाम में छिपा है धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ब्रह्मानंद। अभी तुम्हारी आत्मा को आनंद कब मिल रहा था, जब तुम्हारी कीर्ति फैल रही थी, है ना। कीर्ति प्रसाद जैन था ना, आत्मानंद। अब आगे देखना, ब्रह्मानंद, भगवान ब्रह्मा जिसकी समझ में आ गए उसको अपने आप ज्ञान मिल जाएगा। ब्रह्मानंद ज्ञान का उदय करेंगे। ब्रह्मा को कहते हैं ना, सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, और हम तो वैसे भी जानते हैं कि हरियाणा से माना जाता है ब्रह्म सरोवर से ही सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ब्रह्म जो सबसे बड़े भगवान हैं वो आपके ज्ञान का उदय करेंगे। आपकी कीर्ति फैलेगी तो आपकी आत्मा आनंदित होगी। तो कीर्ति प्रसाद जैन आत्मानंद, और ब्रह्मा अगर आपके पास है तो आपका ज्ञान अपने आप उदय हो जाएगा। तो ब्रह्मानंद आएगा तो ज्ञानोदय, और कीर्ति प्रकाश आ गया तो आत्मानंद। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे लाल। हरियाणा के सोनीपत में प्यारे लाल बहुत फेमस है, पेड़े वाला, प्यारे लाल पेड़े वाला। पेड़े यहाँ के लोग तो खाते ही खाते हैं, मुसाफिर भी बहुत खाते हैं। आते जाती दुनिया जो है, कोई गोहाना से आ रहा है तो चलो प्यारे लाल के पेड़े खा लें, कोई पानीपत से आ रहा है तो प्यारे लाल के पेड़े खा लें। जैसे गोहाना की जलेबी फेमस है, ऐसे हरियाणा के सोनीपत के प्यारे लाल के पेड़े मुसाफिरों को बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे ही याद करेंगे।
प्यारे लाल के पेड़े कौन खाते हैं? मुसाफिर। और उसको खा के वो अमर हो जाते हैं, इतना अच्छा टेस्ट है कि वो अमर हो जाते हैं। तो प्यारे लाल के पेड़े किसने खाए? मुसाफिरों ने, और वो क्या हो गए? अमर। अमर ज्योति और रंगीला मुसाफिर। ठीक है, ये देखो, प्यारे लाल, हिसार से रंगीला मुसाफिर और अमर ज्योति। अगर चीज़ों को ट्रिक से याद करोगे तो लंबी टिकेंगी दिमाग में, नहीं तो तुम्हें ये याद नहीं आनी, ये टफ हैं। तो प्यारे लाल के पेड़े मुसाफिर खाते हैं और अमर हो जाते हैं। और देखो आगे क्या लिखा है, सेठ महेश चंद्र। महेश चंद्र, देखना, महेश जो है ना वो संदेश देगा, एक जैसे लग रहा है ना, महेश संदेश। वैसे संदेश देना था नेकी का, याद है? नेकी का संदेश दिया था, नेकी की थी संदेश, वो सिर्फ संदेश था। ये है हरियाणा का संदेश देगा, तो हरियाणा का संदेश देगा महेश। और सिर्फ संदेश, तो संदेश किस चीज का दोगे पूरी दुनिया को? नेकी का। यानी पंडित नेकीराम शर्मा जी ने संदेश निकाला था, समाचार पत्र। और हरियाणा संदेश जो देगा, हरियाणा आ गया ना सिर्फ हरियाणा तक, तो नेकी की नहीं, वो महेश देगा, संदेश देगा महेश, हरियाणा हरियाणा में। और वैसे दुनिया को संदेश देंगे नेकी का, तो नेकीराम शर्मा जी। एक एक शब्द से आंसर बदलेंगे। हरियाणा समाचार आया तो अलग आदमी है, हरियाणा गजट आया तो अलग आदमी है। ठीक है, ब्राह्मण पहले आ गया तो अलग आदमी, अलग जगह है, ब्राह्मण बाद में आया तो अलग जगह है। पहले आया तो जगाधरी और ब्राह्मण बाद में आया तो करनाल। ऐसे याद करने पड़ते हैं, ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है सबको। मैंने भी ऐसे याद किए थे, ऐसे कैसे याद होंगे? आपने कभी बचपन में सुने ही नहीं है, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि छठी सातवीं आठवीं से सुन रहे हैं, ये तो आप पढ़े हैं क्योंकि एग्जाम में आए हैं, बार बार पूछे गए तो रटने पड़ते हैं। अब ट्रिक सुन लोगे, समझ लोगे, लिख लोगे तो बाद में तुम्हें आसान दिखेगा। बाबू कन्हैया लाल आती दिमाग में क्या आए? जाट समाचार। और जाट गजट आ गया तो छोटू राम। ठीक है, अहीर हितैषी था ना अखबार, किसका था? राव गणेशी लाल जी का। और क्या पढ़ा हमने? आत्मा को आनंद कब आएगा? जब आपकी कीर्ति फैलेगी। और ब्रह्मा का जिसको ज्ञान हो गया उसका ज्ञानोदय हो गया, तो ब्रह्मा ज्ञानोदय, ब्रह्मानंद। हरियाणा का संदेश कौन देगा? महेश। और वैसे संदेश कौन देगा? नेकी का संदेश देंगे हम। 5 सितंबर टीचर्स डे है, तो नेशनल लेवल पे हमारा अखबार गया रोहतक से, दैनिक हरि भूमि, आज तक निकल रहा है, रोज अखबार सामने आता है। मुख्य पत्रिका तुम जानते हो, हरिगंधा है हमारी, हरिगंधा मुख्य पत्रिका, ये कोई टफ नहीं है। हरियाणा संवाद है तो लोक संपर्क, संपर्क जब होगा तभी तो संवाद करोगे, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो, अब मैं बिना सर्कल लगाए इसको स्पीड से पढ़ूंगी और तुम्हें एक एक समझते चलना है। हमने पहला पढ़ा था, ये रहा हरियाणा झज्जर, हमारे लिए पहला अखबार। हम दीनहीन थे, कम पढ़े लिखे थे, हमारे ऊपर दीनदयाल जी ने कृपा कर दी, हरियाणा के लोगों का हरियाणा से ही निकाल दिया, हरियाणा झज्जर। नेक्स्ट है बाबू कन्हैया लाल, जाट समाचार निकाला इन्होंने, है ना, हमने बापू से याद कर लिया था। जाट गजट आपके सबसे बड़े आदमी छोटू राम जी का, और हरियाणा तिलक लगाता है आदमी श्री राम का नाम लेके, पंडित श्री राम शर्मा। ज्योतिष मार्तंड, ये गुड़गांव से निकला। ब्राह्मण पहले है तो जगाधरी से, सावधान है तो भिवानी भवानी माता से, और ब्राह्मण बाद में है तो करनाल से। ठीक है, इसके बाद राव गणेशी लाल जी का अहीर हितैषी बताया मैंने, इंपॉर्टेंट है। प्रहलाद को अपनी ज्योतिष पहले पता थी, इसलिए तो दबता और डरता नहीं था, तो प्रहलाद ने ज्योतिष समाचार पत्र रेवाड़ी से। श्री राम शर्मा ने क्या किया था? हरियाणा के लोग तिलक लगाते हैं श्री राम के नाम का। इसके बाद नेकी करके संदेश दो दुनिया को, लेकिन हरियाणा को संदेश देगा महेश। ठीक है, हरियाणा संदेश, और संदेश देना है तो नेकी करते जाओ। इसके बाद है कीर्ति। कीर्ति कब फैलेगी तुम्हारी? जब तुम्हारी कीर्ति फैलेगी नौकरी लगने के बाद, तो आत्मा को आनंद अपने आप मिल जाएगा। हर देव, हर गांव में देवता है ना, और गांव का सेवक रहा है तो ग्राम सेवक, और सेवक हरदेव, लाला हरदेव सहाय। ठीक है, ये रहे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अपने आप पकड़ सकते हो तुम। ठीक है, ब्रह्मा, जिसने ब्रह्मा को जान लिया उसके ज्ञान का उदय अपने आप हो गया। इसके बाद प्यारे लाल के पेड़े घूमते घूमते लोग खाते हैं तो मुसाफिर होते हैं, अमर हो जाते हैं, तो रंगीला मुसाफिर और अमर ज्योति। और महेश किसका ज्ञान देगा? हरियाणा को संदेश देगा, हरियाणा संदेश महेश। सिर्फ हरियाणा झज्जर लिखा हो तो अखबार है दीन, कि भैया इनको पढ़ने दो, दीनदयाल शर्मा। और सिर्फ संदेश लिखा हो तो नेकीराम शर्मा जी का। अब इन दोनों से मैंने 2 क्वेश्चन और जोड़ दिए। ये टीचर्स डे था ना 96 में, तो हरियाणा की मिट्टी का पहला नेशनल न्यूज़पेपर निकला हरि भूमि के नाम से। हरिगंधा आपकी मैगजीन है, लोक संपर्क विभाग है तो उसमें संवाद नाम आएगा। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ ये सारा तुम्हें समझ में आ गया होगा। 1-2 बार तो खैर पढ़ना पड़ेगा किताबों से, ऐसे नहीं कि आपने बस ये पढ़ लिया और हो गया। ये सिनेमा मैंने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी में कुछ नहीं लिखा मैंने इसमें, कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको पता ना चले। धीरे धीरे हमारे बीपीओज बढ़ रहे हैं, इसके लिए बता रहे हैं, ये कॉरिडोर्स बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है। साइबर सिटी आप सब जानते हैं, हरियाणा के गुड़गांव को कहते हैं। सिनेमा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। देखो ये पढ़ाया था ना, ये करमबीर शर्मा जी और ये नरेंद्र बल्हारा जी, ये टॉपिक कंप्लीट है। अब एक टॉपिक छोटा सा और है, उसको और पढ़ लेते हैं, फिर कल लास्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। पुरस्कार तो मैंने करा दिए थे शायद, नहीं ये नहीं कराया। ठीक है,
साहित्य पुरस्कार, ये स्पोर्ट्स के ऊपर है, साहित्य तो वैसे ही लिख दिया, टोटल पुरस्कारों की बात करेंगे। हरियाणा में ना जैसे हम जाने जाते हैं, ये तो बहुत बढ़िया खान पान के लिए या गेम्स में, स्पोर्ट्स में हमने बहुत बड़ा नाम कमाया है। और पिछले कुछ सालों में तो हरियाणा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, चाहे बॉक्सिंग के बात करें, कुश्ती की बात करें, या अपने किसी भी तरफ उठा के देख लो, पहलवानी में कहीं भी हरियाणा के लड़कों ने और लड़कियों ने बहुत बड़ा एक नाम खड़ा कर दिया। चाहे वो कॉमनवेल्थ को देख लें हम उठा के, विनेश फोगाट ने देखो कॉमनवेल्थ में गोल्ड उठाना कोई हंसी खेल नहीं है, और ये अपनी जो गीता फोगाट थी, और ऐसे ही फिर अब एशियन में विनेश को मिला, गीता को पहला मिला था, पहली महिला थी ना, और उसकी कज़न विनेश बन गई कॉमनवेल्थ के अलावा इसमें भी अपना ये एशियन में भी गोल्ड लेने वाली। और फिर ओलंपिक में देखें तो अपनी ये साक्षी थी ही। तो हरियाणा से बहुत सारे लोगों ने, ये तो सिर्फ मैंने कुछ नाम बताए, आप 2008 के ओलंपिक्स को पढ़ के आए हैं, आपको पता है ढेरों नाम थे हमारी तरफ से। हरियाणा से हर 4 साल में जब भी कहीं पे ओलंपिक में जाए हमारी टीम, या एशियन गेम्स में जाए या कॉमनवेल्थ में जाए, तो हरियाणा से एक बहुत बड़ी जो मेडल की तालिका होती है ना, पदक तालिका, उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है। और मुझे ध्यान है पिछली बार 2018 में जब मैंने पढ़ाया, तो मैंने पढ़ाया था कि टोटल का 33% तो हम ही लेके आए थे सारे अवार्ड्स का। 33% आबादी थोड़ी लेके बैठे हैं, आबादी कितनी है हमारी, 2% पूरे भारत का, और टोटल मेडल्स का 33% हमारे यहाँ से लड़के लड़कियों ने उठा लिया था। तो कितनी प्राउड की बात है कि एक स्टेट पूरे भारत पे हावी थी। और जब वो मेडल लाते हैं तो वो हरियाणा के लिए नहीं लाते, वो भारत के लिए ही लाते हैं। लेकिन ये प्राउड की बात है कि छोटी सी आबादी, छोटी सी जनसंख्या, छोटा सा एरिया लेके बैठे, इनमें से इतने बेहतर। और आप सब जानते हैं कि ये तब निकलते हैं जबकि सरकारें बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रही हैं, इन्हें खुद आगे आना पड़ता है। और सरकारें ऐसी बिल्कुल नहीं है कि वो मुहैया कराएं चीज़ों को और वो छान छान के निकालें। ये तो वो कमल के फूल हैं जो कीचड़ में अपने आप खिल जाते हैं, जिनके कि नाम अखबारों में इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाते हैं। सरकारें ऐसा सच काम नहीं कर रही हमारी, मैं इस सरकार की नहीं कह रही, पिछलियों की भी बात कर रही हूँ। आपने दंगल मूवी में अच्छी तरह देखा था कि कैसे उसके पिताजी परेशान होते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, पर सरकार ने कहाँ सपोर्ट किया। आज होंगी फोगाट बहनें बहुत फेमस, लेकिन वो फेमस अपने दम पे, अपने पिताजी के दम पे हुई, सरकार की तरफ से कभी इनिशिएटिव नहीं लिया गया। और वो अकेली सरकार यहाँ की नहीं है। आप वो याद कीजिए, वो लड़की, अब मेरे दिमाग से उसका नाम स्लिप हो गया, देखो जिसकी माँ बहुत रोई थी जब वो एशियन में एथलेटिक्स में थी ना, दौड़ में, क्या नाम था उसका लड़की का, कलकत्ता से उसकी माँ बर्तन मांजती थी, और वो प्यूमा जो कंपनी है उसके जूते उसके सपना था बस, और ले नहीं पाई, कभी इतने पैसे नहीं थे। आज वो प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर है। क्या नाम है उस लड़की का, हिमा दास, हिमा दास, हिमा दास वो लड़की है। अब ये नाम इसलिए दिमाग से निकले क्योंकि कई साल पहले 18 में बहुत फेमस हुई कहानियाँ सारी, तब मैंने क्लासेस में सुनाई थी। तो ये सब आपके देश में तब है, ये तब निखरते हैं जब कोई इनके आसपास नहीं होता, इनको खाने के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलता। भाई स्पोर्ट्समैन का तो मेन चीज़ ही खान पान है, उसकी जो बॉडी फिट रहती है, उसको जो डाइट चाहिए बहुत तगड़ी चाहिए। अब पहलवानों को रोज़ बादाम खाने हैं, तो बादाम तो भैया 10-20 रुपये किलो तो आते नहीं है, अच्छी क्वालिटी का बादाम तो 1000, 2000, 4000 रुपये किलो मिलता है। अगर आप मामरागिरी पूछने जाओ तो मेरे ख्याल 3-4 हज़ार रुपये किलो है। अगर वो नहीं खाना, वैसा ही बादाम भी लोगे तो वो उतना पौष्टिक नहीं होता। तो एक जो सपोर्ट मिलना चाहिए ना, वो पूरे भारत में कोई सरकार नहीं देती, और ना सपोर्ट मिलने के बावजूद आपके हरियाणा से 1/3 जो टोटल मेडल है उसका उठा लेते हैं। आपने दंगल में देखा तो है कि वो कैसे चिकन के लिए भी वहाँ जाके उससे वो करते हैं कि भाई इतने पे तो मैं नहीं ले पाऊंगा, अब इतने कहाँ से खिलाएं इतना बढ़िया। तो वो तो बहुत थोड़ा दिखाया गया, ऐसे सच में कंडीशंस है पहलवानों के लिए, खाने के लिए घरों में कंडीशंस ही नहीं है, क्योंकि उतना है ही नहीं कि उतना चीज़ें अफोर्ड कर पाएँ। उन कंडीशंस में हमारे लड़के और लड़कियाँ सारे स्पोर्ट्स में अपना आजमाइश करते हैं, और देख लो पूरे देश में 1/3 मेडल कोई मजाक नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब हाल फिलहाल में कोई ऐसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट नहीं हुआ। 2018 में आपके कॉमनवेल्थ भी हुए थे, और 2018 में ही आपके एशियन भी हुए थे, लेकिन उस बात को 19 बीता, 20 बीता, 21 आ गया, तो 3 साल होने को आ जाएंगे। एक तो मार्च अप्रैल में ही तो थे वो जो ग्लास इसमें थे अपने ऑस्ट्रेलिया में, तो आप लगा लो 3 साल पूरे हो गए, चौथा साल लग गया। तो करंट में तो नहीं आएगा कि कौन उस टाइम पे जीता था। तो इस पिछले साल अगर ये ओलंपिक हुए होते तो 100% आता, ध्वजवाहक कौन था, हरियाणा से कितने गए थे, लड़कियां कितनी थी, आदमी कितने थे, कितने जीत के आए। लेकिन क्योंकि कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट नहीं हुआ पिछले लगभग 2.5 सालों से, इसीलिए करंट से कोई स्पोर्ट्स के ऊपर उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लोगों ने नाम बहुत बड़ा खड़ा किया है, तो उनके बारे में पढ़ना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, अगर आएगा तो जैसे बीबीसी के ऊपर आ जाएगा, कोई एक पर्सनालिटी आ जाएगी, कह देंगे कौन सा स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो वो उतना थोड़ा बहुत पढ़ के जाना चाहिए।
देखें, खेल क्षेत्र में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ के खिलाड़ियों ने खेलकूद में विश्व स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। राज्य के युवाओं में खेल के प्रति अत्यधिक रुचि है, आकर्षण है और उत्साह देखने को मिलता है। हरियाणा का राजकीय खेल हमारा कुश्ती है, जो सब जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख खेल संस्थाएं। आप सब जानते हो साई, SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। आपके हरियाणा की बात करें तो BBC का बहुत बड़ा नाम है। BBC भिवानी बॉक्सिंग क्लब, वैसे तो BBC न्यूज़ है, लेकिन आप भिवानी बॉक्सिंग क्लब को BBC कहते हैं शॉर्ट में। और उसको हरियाणा का क्यूबा कहा जाता है, या भारत का मिनी क्यूबा भी कह देते हैं। क्यूबा क्या है? एक देश है, कैरिबियाई देश है। आपको दिमाग में अगर मैप आपको पता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के ऊपर कैरिबियाई सागर पड़ता है, छोटा सा बिल्कुल साइड में। मान लीजिए यहाँ दक्षिण अमेरिका है, तो यहीं इसके पास कैरिबियाई देश पड़ते हैं, कैरिबियाई सागर पड़ता है। तो वहाँ एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। कहते हैं वहाँ से बहुत बढ़िया मंझे हुए बॉक्सर्स निकलते हैं। तो हमारे यहाँ सन 2003 में जगदीश सिंह, जो पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के कोच रहे थे, वो वहाँ से जब रिटायर हुए ना, तो उन्होंने अपना GPF वगैरह में जो पैसा वैसा मिला, उन सब पैसों को दाव पे लगा दिया। और उन सब को लगा के दाव पे उन्होंने एक अकेडमी बनाई जिसको नाम दिया BBC, भिवानी बॉक्सिंग क्लब। और जब ये सब किया होगा तो आप समझ सकते हैं, एक आम आदमी थे वो। और एक आम आदमी अगर अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी को किसी क्लब में इन्वेस्ट कर दे, तो उसके घर वाले अच्छी कहा सुनी करते होंगे कि तूने सब बर्बाद कर दिया, क्या निकालेगा यहाँ से, सब पैसा वेस्ट गया, पूरा जीवन जो है कमाया वो सब उड़ा दिया। लेकिन उनको ये विश्वास था कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ बेहतर कर पाऊंगा इस देश के लिए। और देखो, उनका विश्वास जो उन्हें अपने आप पे था और शायद हरियाणा के लड़कों पर था, वो कामयाब हुआ। क्योंकि उन्हीं के इस क्लब से हरियाणा तो क्या, इंडिया को रिप्रेजेंट करने जब 5 बॉक्सर्स गए थे, तो 4 सिर्फ उनके क्लब के थे। ये उनके लिए तो है ही प्राउड की बात, ये हम सब हरियाणा वालों के लिए प्राउड की बात है कि पूरे देश से जब 5 बॉक्सर्स चुने गए, तो 4 हमारे हरियाणा के BBC, भिवानी बॉक्सिंग क्लब से थे। तो कप्तान हवा सिंह का नाम भी इसमें साथ जुड़ता है, पर जो पैसा लगाया और मेन काम किया वो कप्तान जगदीश सिंह ने किया था। ठीक है, साई में कोच रहे थे वो। तो ये कह रहे हैं प्रमुख खेल संस्थाएं। हरियाणा में खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न संस्थाएं हैं। पहली, भिवानी बॉक्सिंग क्लब, बहुत बड़ा नाम। भिवानी क्लब की स्थापना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के आपने बहुत सारे सेंटर्स देखे होंगे, बिल्कुल मेन NH 44 जो मैंने आपको समझाया भी था, जिसको आप GT रोड बोलते हैं, यहीं आप जब सोनीपत से आगे की तरफ निकलते हैं तो ऑन रोड है। कई सेंटर्स हैं इसके। साई के पूर्व कोच हैं और प्रसिद्ध मुक्केबाज रहे थे जगदीश सिंह। भाई बॉक्सर होगा तभी तो बॉक्सिंग का क्लब बनाएगा। 21 मार्च, जो कि बराबर दिन भी होता है, दिन रात बराबर होते हैं, 2003 को की थी। इस क्लब के सह संस्थापक कैप्टन हवा सिंह भी है, कप्तान हवा सिंह भी यही है। इस क्लब के प्रमुख मुक्केबाजों में विजेंदर सिंह, जो शब्दों में जिनको बता पाना बड़ा मुश्किल है, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और बेहतरीन प्रदर्शन था विजेंदर सिंह का। विजेंदर सिंह यंग नौजवान लड़का जिसने कि हरियाणा को एक अलग सी पहचान दिलाई थी। विकास कृष्ण यादव, दोनों नाम वो हैं जो कॉमनवेल्थ में और इनमें बड़े बड़े स्पोर्ट्स में हैं। जितेंद्र कुमार, अखिल कुमार, दिनेश कुमार और दिलबाग सिंह, मेन ये दोनों हैं, विजेंद्र सिंह और विकास कृष्ण यादव। ठीक है, इस क्लब को बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहते हैं। 2008 में ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 मुक्केबाजों में से 4 भिवानी से संबंधित थे। तो इसका योगदान कहीं ना कहीं होता है ना भाई। बच्चे, अब देखो 2003 में तो जो लोग उस टाइम 13, 14, 15 साल के थे, उनको तो एक अच्छा बेस, एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना। तो कहीं पे एक स्थापना करना, एक अपॉर्चुनिटी देना भी तो बहुत बड़ी बात होती है। वो खुद खेलने नहीं गए जिन्होंने क्लब बनाया, लेकिन उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा के कि इस मिट्टी में हम तैयार करेंगे उन लड़कों को। तो वो लड़के देखो निकल के 5 में से 4 वही निकले। राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स सेंटर, मैंने आपको नारनौल में जब ये कराया था ना वायु परिवहन, तब ये पॉइंट बताया था जो आज फिर आ रहा है। नारनौल में एक ऐसी हवाई पट्टी विकसित की गई है जहां एरो स्पोर्ट्स, ये हवा वाले जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है ना, इनके ऊपर काम है। हरियाणा सरकार द्वारा भारत के एरो क्लब के, एरो मतलब ये हवा वाले क्लब के सहयोग से नारनौल शहर के पास बिछाई गई हवाई पट्टी पर भारत के पहले राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स सेंटर की शुरुआत जनवरी 2010 को की गई। और 2010 में आपकी हुड्डा जी की सरकार थी, तो कांग्रेस का नाम रखेंगे, तो सेंटर का नाम राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर रखा गया। तो पूछेंगे राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ है, तो नारनौल में। ठीक है, अपनी तरह का पहला है भारत का। हरियाणा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, नाम से देखो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, इसका मतलब पैसा देते होंगे किस चीज़ के लिए, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए। तो किसको देंगे, जो बहुत गरीब हैं लेकिन बेस्ट हैं, गरीब हैं लेकिन बेस्ट हैं, तो उनके पास खाने की सुविधाएं नहीं हैं, अच्छे शूज़ नहीं हैं, तो इन सब के लिए फंड्स की सुविधा है। लेकिन ये दिक्कत की बात है, अब दंगल फिल्म का वो डायलॉग याद करो कि सरकार से आता है इतना,
उसके बाद इतना 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 घटते हुए लड़कियों के लिए जो बच जाता है कि भैया उनको जो स्पोर्ट्स में मिलेगा, क्या कहा था उसने कि इतना, और फिर इतना सा याद करो ऐसे झाड़ दिया था कि इतने में क्या आप और क्या हम बचा लेंगे। यानी वो फंड तो बहुत बड़े रिलीज होते हैं, लेकिन वो आम आदमी जिसको लिख रहे हैं ना गरीब उत्कृष्ट खिलाड़ी, उन तक पहुंच नहीं पाते। फिर भी पढ़ लेते हैं। हरियाणा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का गठन राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया। यानी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड जो है ना, जिसमें ढेर पैसा आता है, उसका अध्यक्ष कौन है? आपका सीएम है। ये खेल संघों, क्लबों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए वित्तीय मतलब पैसे की अनुदान सहायता देने और राज्य के जो निर्धन हैं, गरीब हैं लेकिन बेस्ट हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता या पेंशन प्रदान करने आदि का काम करता है। तो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के अध्यक्षता कौन करते हैं? आपके सीएम। बीबीसी किसने बनाया था? जगदीश सिंह ने और कैप्टन हवा सिंह ने। ठीक है, ये 2-3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको। हरियाणा के खिलाड़ी और संबंधित खेल, ये ज्यादातर तो तब आते हैं जब करंट में कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ हो, तो किसी फेमस को प्राइज मिला हो या खेलने गया हो, उसका नाम देंगे और कहेंगे किस विधा से संबंधित है। या कोई बहुत पहले अगर किसी ने पहली बार कुछ, जैसे गीता जुत्सी मैंने देखा बहुत बार आया। गीता जुत्सी आज की प्लेयर थोड़ी है, 80s में खेलती थी, 70s 80s में, लेकिन पीछे बहुत सारे एग्जाम्स में आया। एथलेटिक्स में बहुत बड़ा नाम था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा रहेंगी सदाबहार, और कुछ चीज़ें जब स्पोर्ट्स होंगे ना तब आएंगी। तो अगर 2021 में इन केस ओलंपिक कंडक्ट कराए जाते हैं, जो पिछले साल होने थे टोक्यो में, लेकिन पेंडेमिक के चलते नहीं हो पाए, तो उस कंडीशन में फिर आपको पूरे साल नज़र रखनी पड़ेगी उन खिलाड़ियों पर जो जाके प्रेजेंट करेंगे और जीत के लाएंगे। फिर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्वजवाहक कौन था, ओपनिंग सेरेमनी पे कौन था, जिस दिन क्लोजिंग हुआ उस दिन कौन था, कितने टोटल गए, मेल फीमेल कितने थे, कौन कोच थे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन अब ये सब बातें पुरानी हैं, जो लोग जीत के आए हैं, तो उनको करंट से मत जोड़ना। लेकिन जैसे कपिल देव है, सदाबहार नाम है, कोई ऐसा नहीं कि अब खेलेंगे तो ही नाम आएगा, हमेशा पता होना चाहिए। तो क्रिकेट में कपिल देव का बहुत बड़ा नाम है। नवाब मंसूर अली खां पटौदी, सैफ अली के पिताजी, आप सब जानते हैं 1961 में टेस्ट मैचेस में कप्तान यही थे, ठीक है, जो हम जीते थे। अजय रात्रा का बहुत बड़ा नाम है। ये 3 तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। फिर आगे पढ़ लो, जोगिंदर राव, जोगिंदर शर्मा, अजय जडेजा। तो ये 3-4 नाम ध्यान रखने हैं। मुक्केबाजी में तो बहुत बड़े बड़े नाम, अभी वो बीबीसी की आप बात कर ही रहे थे। विजेंदर सिंह बेनीवाल, पूरा नाम विजेंदर सिंह पढ़ के आए। मनोज कुमार काल्टगोड़िया, बहुत बड़ा नाम, बहुत सारे इसमें कॉमनवेल्थ और इन सब में आपने सुना होगा। विकास कृष्ण यादव, ये भी कॉमनवेल्थ और अपने ये एशियन में इनका नाम था। ये 3 बहुत बड़े नाम हैं, विजेंदर, मनोज कुमार काल्टगोड़िया और ये गेडिया या विकास कृष्ण यादव, तीनों बहुत बड़े नाम। सुनील कुमार, अखिल कुमार, जितेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, हवा सिंह का तो नाम कप्तान हवा सिंह वाला है ही, और जगदीश सिंह, इन दोनों के कारण ही तो 2003 में बीबीसी बना, इनके इनिशिएटिव पे। तो ये 5-6 बड़े बड़े नाम है। बाकी सिर्फ रीड कर लो भाई, जय भगवान, संदीप गोलेन, गिरवर सिंह। संदीप गोलेन तो नीचे आएगा, एक और जगह बड़ा नाम। कबड्डी में राम मेहर का बहुत बड़ा नाम है। राम मेहर हैं तो बहुत सारे, लेकिन मेन राम मेहर का है। एथलेटिक्स में सबसे बड़ा नाम है गीता जुत्सी, बहुत बार आया। 80s में ये बहुत बढ़िया इन्होंने नाम खड़ा किया था एथलेटिक्स में, दौड़ में। तो गीता जुत्सी का बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद और बड़े नाम में इसमें कोई खास नहीं है, हैं तो सारे, लेकिन मेन नाम पूछे तो गीता जुत्सी का। बॉडी बिल्डिंग में ठाकुर अनूप सिंह का इकलौता बड़ा नाम है। हॉकी में ममता खरब का बहुत बड़ा नाम है और गोल्डन गर्ल कहलाती हैं, आप सब जानते भी होंगे। इनकी वजह से हम गोल्ड उठा पाए थे मैनचेस्टर में, महिलाओं की टीम में थी ममता खरब हॉकी में, ठीक है। प्रीतम ठाकरान का बहुत बड़ा नाम है, और एक इसमें बहुत बड़ा नाम है प्रीतम रानी सिवाज का, ये भी प्रीतम रानी सिवाज। तो 3-4 नाम है, याद रखना, प्रीतम रानी का और ममता खरब का, और एक और मैंने कौन सा बताया, प्रीतम ठाकरान, ठीक है। ये हॉकी में बहुत बड़े नाम हैं, पढ़ सारे लेना बेशक। वॉलीबॉल में दलेल सिंह का नाम है, मेहर सिंह का नाम है और ईश्वर सिंह का, तीनों, ईश्वर सिंह, दलेल सिंह, मेहर सिंह, ये वॉलीबॉल के तगड़े खिलाड़ी हैं हरियाणा की तरफ से। जूडो की बात करें, जूडो में कोई बहुत बड़ा नाम ऐसा नहीं है जो अखबारों में बहुत रहा हो, तो सतीश कुमार नरेंद्र सिर्फ पढ़ लेते हैं। कुश्ती में तो बहुत सारे नाम निकलेंगे कुश्ती में, तो कुश्ती में एक एक करके मेन पढ़ें तो गीतिका जाखड़ है, ये जाखर लिख दिया है क्योंकि अंग्रेजी में जाखर लिखते हैं, तो गीतिका जाखड़ है। योगेश्वर दत्त हैं, और मास्टर चंदगी राम जी बहुत बड़ा जिनका नाम है, 80s में जिन्होंने काम किया है। और कृष्णा गोदारा हैं,
और इसमें गीता फोगाट है, बबीता फोगाट है, विनेश फोगाट है। तो ये सारे बड़े बड़े जो पहलवान हैं कुश्ती वाले हैं। ये जिम्नास्टिक्स में बात करें तो सुनीता शर्मा बहुत फेमस, तीनों, सुनीता शर्मा, संध्या और निर्मला गुलिया, तो ये तीन हैं, सुनीता शर्मा, संध्या, निर्मला गुलिया तीनों। ये सीमा पुनिया अंतिल गलत छप गया है, ये जिम्नास्ट में बिल्कुल नहीं है, ये एथलेटिक्स में है और डिस्कस थ्रो में इनका है। डिस्कस थ्रो पता होगा ना, वो आपको ऐसे प्लेट टाइप की फेंकते हैं जो दूर तक। तो सीमा पुनिया अंतिल, इन्होंने अपना भी नाम सरनेम लगाया, अपने हस्बैंड का भी। अब तो मैरिड हैं, सोनीपत से हैं ये, और सोनीपत में डीपीएस पड़ता है ना, खेवड़ा, उसके पास से है ये। तो सोनीपत को बिलोंग करती हैं ये। यहाँ जिम्नास्टिक में नहीं है, एथलेटिक्स में है। सुनीता शर्मा, संध्या, निर्मला गुलिया, ये सारे जिम्नास्ट में। ठीक है, खिलाड़ियों की उपलब्धियां देखें मोटी मोटी, क्या इन्होंने खास क्या जीता इन्होंने। लीला राम सांगवान, लीला राम जी ये बहुत स्टार्टिंग में जब आपका हरियाणा बना भी नहीं था, तब कुश्ती में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड उठाया था कुश्ती में लीला राम सांगवान जी ने। 1958 में तो हरियाणा बना भी नहीं था। योगेश्वर दत्त सब जानते हैं, हरियाणा के सोनीपत के भैंसवाल के हैं कुश्ती में, और कई बड़े बड़े रिकॉर्ड इनके नाम हैं। कॉमनवेल्थ खेल 2003 में गोल्ड लिया था इन्होंने, 2008 कर लेना इसको, 8 है ये, 3 नहीं है। 17वें एशियाई खेलों में गोल्ड जीता था, 2012 के ओलंपिक में कांस्य जीता था। अब ये नहीं पूछेंगे, एक आइडिया रखो, योगेश्वर दत्त ने 2008 के ओलंपिक में भी जीत रखा है और 2012 वाले में भी। ठीक है, ये 8 के ओलंपिक में नहीं, सॉरी कॉमनवेल्थ में, 8 में ये गए तो थे और मेरे ख्याल जीता भी था इन्होंने कुछ, जितना मुझे याद आ रहा है, ब्रॉन्ज वगैरह कुछ मिला था इनको। लेकिन अब ये पुरानी बातें, ये एक एक सन मत याद करना, एक आइडिया रखना। योगेश्वर दत्त को हम रोज देखते हैं, पीछे बीजेपी में कितना बड़ा चेहरा बन के उभरे, वो अलग बात है कि हार गए। गीतिका जाखड़ कुश्ती में है। एशियाई खेल कभी बहुत पहले 2006 में दोहा में हुए, तब ये गई थी, ये देखो 2006 में। तो अब थोड़ी पूछेंगे, एक आइडिया रखना है बस। 2014 में ग्लासगो में कॉमनवेल्थ जो हुए थे उसमें जीती थी ये, और इंचियोन में ये जीती थी। ये चीन का शहर था ना, यानी ये कई स्पोर्ट्स में बड़ा नाम है गीतिका जाखड़ का कुश्ती में। ठीक है, अब ये इंचियोन, दोहा, ये नहीं पूछने वाले, अगर ये उस टाइम करंट था तो उस टाइम आया होगा। गीता फोगाट कुश्ती में भारत की, ये इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली महिला कुश्ती खिलाड़ी। अर्जुन अवार्ड मिला है, भीम अवार्ड मिला है, कॉमनवेल्थ खेलों में 2010 में गोल्ड जीता था, और इससे पहले कोई भी महिला कॉमनवेल्थ में गोल्ड नहीं जीत पाई थी। इन्हीं की कज़न विनेश ने एशियन में गोल्ड जीता, तो दोनों बहनों ने, कज़न ही तो हैं, एक ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीत के पहला रिकॉर्ड बनाया, फिर विनेश ने कॉमनवेल्थ में भी जीता, लेकिन उसका रिकॉर्ड तो फिर इसके नाम था, तो उन्होंने एशियन में गोल्ड जीता। बहुत बड़ी बात है, 2018 में दोनों में गोल्ड उठाया उन्होंने। विनेश फोगाट, ये आ गया, इन्हीं की कज़न, कुश्ती में कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता, लेकिन कॉमनवेल्थ में गोल्ड ये पहली नहीं बनी, क्योंकि 2010 में इसकी कज़न बन चुकी, वो गीता फोगाट। और कॉमनवेल्थ खेल 2018 में भी गोल्ड जीता, तो अब ये लगा लो कि 2 बार एक चीज़ जीती है, लेकिन उससे पहले उसकी कज़न ने ले लिया वो। इन्हें अर्जुन पुरस्कार अब इसमें ऐड कर लेना अपनी तरफ से, 2018 के एशियन गेम्स में भी इन्हें गोल्ड मिला, वो पहला था महिलाओं में। ठीक है, साक्षी मलिक का बहुत बड़ा नाम है, आप सब जानते हैं, रोहतक से हैं ये। कुश्ती में 16 के रियो ओलंपिक में, जहां बहुत बड़ी टीम गई थी आपकी रियो ओलंपिक में, और सिर्फ 2 लड़कियां मेडल लाई थी, और वो दोनों लड़कियां, एक तो अपनी बैडमिंटन वाली थी, ये अपनी क्या नाम था इसका, क्या नाम है उस बैडमिंटन खेलती है वो लड़की, दिमाग से निकल गया अब नाम, जीती थी जो 2016 में, चलो कोई नहीं, अब याद आ जाएगा, थोड़ी देर में दिमाग में आ जाएगा। 2016 में एक अपनी ये थी ही साक्षी मलिक, इसको ब्रॉन्ज मिला था, उसको सिल्वर। खेली थी ना वो, स्पेन की इससे हारी थी, स्पेन वाली जीत गई थी, हमारी हार गई थी, अभी थोड़ी देर में दिमाग में आ जाएगा नाम। तो ये थी साक्षी मलिक। अब ये पुरानी बातें पर एक बार रीड कर लेते हैं। 16 के रियो में 58 किलोग्राम महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीता, और इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 17 में पद्मश्री मिला, तो कितने अवार्ड तो मिल गए। कॉमनवेल्थ खेल में भी इन्होंने रजत जीता था। ठीक है, बबीता फोगाट, वही अपने कॉमनवेल्थ में इनका भी नाम आएगा। कुश्ती में 12 में वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड, कॉमनवेल्थ खेल 18 में कांस्य जीता, और 10 में भी जीती थी ये, इसको 55 किलो में वो मिला था सिल्वर मेडल। रविंद्र खत्री कुश्ती के खिलाड़ी हैं, सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था, और एशियन ओलंपिक क्वालिफाइड टूर्नामेंट में इन्होंने रजत जीता था। ये नहीं पूछेंगे, सिर्फ आइडिया, भाई किस गेम से है, कुश्ती से। ठीक है, अखिल कुमार मुक्केबाजी से हैं, कॉमनवेल्थ खेल में गए थे, 2006 में गोल्ड जीता था, 2005 में अर्जुन। तो 15-16 साल पुरानी बातें नहीं पूछेंगे, बस आइडिया। अखिल कुमार क्या है, तो मुक्केबाजी, बीबीसी में देखो इसका नाम पढ़ा था। सुनील कुमार मुक्केबाजी में है, ये भी बीबीसी में नाम पढ़ा था तुमने। विजेंदर सिंह का नाम भी तुमने बीबीसी में पढ़ा था, मुक्केबाजी, बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने। एशियाई खेल 14 में गोल्ड जीता था। 2011 में राजीव गांधी, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है, ये इससे नवाजा गया।
मनोज कुमार का नाम भी तुमने बीबीसी में पढ़ा था। मुक्केबाजी कॉमनवेल्थ खेल 2010 में गोल्ड जीता और 18 में भी इन्होंने रजत जीता। ठीक है। विकास कृष्ण यादव, ये भी तुमने बीबीसी में पढ़ा था। मुक्केबाजी में 2010 में एशियाई खेलों में गोल्ड, कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड जीता। तो ये देखो बीबीसी के प्रोडक्ट हैं ये, जो ये नाम तुमने 3 लगातार पढ़े हैं, तीनों बीबीसी से निकले हैं। तो इसलिए तो कह रहे हैं बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हरियाणा का क्यूबा है। चांदराम पैदल चाल में, जब 82 में तुम्हारे यहाँ एशियाई खेल हुए थे ना, इंदिरा गांधी जब पीएम थी, तब 20 किलोमीटर की चाल पैदल चाल में ये जीते थे गोल्ड। 1982 में दिल्ली में आयोजित 9वीं एशियाई खेलों में 20 किलोमीटर पैदल चाल में गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 83 में कुवैत में गए, वहां भी इस तरह 20 किलोमीटर में इन्होंने गोल्ड जीता। तो ये देख लो, पैदल चाल में एक नाम है चांदराम। ठीक है। नेक्स्ट है बहादुर सिंह, ये गोला फेंक में, जिसको आप शॉट पुट कहते हैं, और जिसमें एक औरत ने बहुत नाम कमाया है। अगर आपको याद हो, अपने पैरालंपिक्स में है ना दीपा मलिक, हरियाणा के सोनीपत के भैंसवाल से हैं वो। और मैंने एक दिन बताया भी था कि उनकी पूरी बॉडी पैरों, बल्कि पेट से शुरू करके पैरों तक पैरालाइज्ड हैं। वो व्हील चेयर पर रहती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जज्बा कि पिछले जब इलेक्शन हुए ना हरियाणा में, तो ब्रांड एम्बेसडर थी वो इलेक्शन की, कि देखो ऐसे लोग जो हैं वो भी जाके वोट डाल रहे हैं, तो आप घर में क्यों बैठे हैं। और पता नहीं कितने सारे देशों ने उनको सम्मानित किया है। ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हरियाणा के सोनीपत को बिलोंग करती हैं वो। गोला फेंक में उनका नाम है, तो इनका भी नाम बहादुर सिंह। 82, कितनी पुरानी बात है, 38 साल पहले इन्होंने गोल्ड जीता था। कपिल देव तो अमर मान लीजिए, हमेशा रहेंगे। कप्तानी में 83 में भारत ने वर्ल्ड कप जो है वो जीता था। अर्जुन मिला, पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला, ये सब मिल चुके इनको। ममता खरब, ममला लिखा है, ममता कर लेना, वही मैंने बताया हॉकी में गोल्डन गर्ल भी कहलाती है। 18वें राष्ट्रमंडल खेल मेलबर्न के रजत पदक विजेता। हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार इनको भीम अवार्ड दिया गया। 2003 में अर्जुन भी मिला। तो देश के लिए इतना बड़ा जब अचीव करते हैं तो ये अवार्ड तो मिलते ही हैं। गगन नारंग का बहुत बड़ा नाम है। शूटिंग में आपके पानीपत से इनके कोई पुश्तैनी संबंध है, वैसे ये यहाँ के नहीं है लेकिन मानते हैं। शूटिंग में कॉमनवेल्थ खेल 2010 में 4 गोल्ड जीते थे इन्होंने। 12 में लंदन ओलंपिक में कांस्य जीता था, 11 में राजीव गांधी। तो सोचो, कॉमनवेल्थ में जीते और ओलंपिक में जीते, तो इतने बड़े आदमी को तो मिलेगा ही राजीव गांधी। साइना नेहवाल, बहुत बहुत बड़ा नाम साइना नेहवाल का, और आप अच्छी तरह जानते हैं साइना नेहवाल का जन्म आपके हिसार में हुआ था, लेकिन इनके माता पिता जो है वो हैदराबाद में चले गए थे और वहीं इनको ट्रेनिंग दिलाई थी। ठीक है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं। कॉमनवेल्थ खेल 2010 में गोल्ड जीता इन्होंने, 12 लंदन में इन्होंने कांस्य जीता, 14 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, चाइना ओपन, इंडियन ओपन, 15 में वर्ल्ड चैंपियन में रजत जीता। तो इस इतने सारे जब बैडमिंटन में आए तो एक ही नाम है आपके दिमाग में, और कॉमनवेल्थ खेल में इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है। तो साइना नेहवाल आपके हिसार की हैं। सीमा पूनिया अंतिल, अभी भी बताया था मैंने, डिस्कस थ्रो में है ये, एथलेटिक्स में। सेंटियागो में बच्ची थी ना जब छोटी, तब ये जीत के आई थी, ये पहला रिकॉर्ड था। सेंटियागो चिली में आयोजित 8वीं विश्व जूनियर एथलेटिक्स जूनियर में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। कौन, क्या नाम है इनका? सीमा अंतिल भी, सीमा पूनिया भी, सोनीपत की हैं ये। जिम्नास्टिक खेलों में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली, जिम्नास्ट में एज सच इनका नाम फेमस नहीं है जितना कि इसमें अपना एथलेटिक्स में। कॉमनवेल्थ खेल में इन्होंने कांस्य प्राप्त किया। दीपा मलिक जो मैं अभी बता रही थी, जिम्नास्ट में, ये गलत है, जिम्नास्ट को काट दो यहाँ से, जिम्नास्ट में नहीं है ये, एथलेटिक्स में आते हैं ये, गोला फेंक और ये सारी चीज़ें। पैरा ओलंपिक 16 में रजत पदक विजेता, पहली बार किसी पैरा ओलंपिक में किसी को रजत मिला था। और पैरा मतलब होते हैं जिनके की बॉडी में कोई इशू हो। 17 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है, तो बहुत बड़ा नाम है दीपा मलिक का। अभिनव लोहान गोल्फ में है ये, और 2010 में ग्वांगझू एशियाई खेल, कोई नहीं पूछेगा, एक बस आइडिया रखो कि गोल्फ से जुड़ी हस्ती हैं अभिनव लोहान। ठीक है। प्रमुख स्टेडियम हरियाणा के, ये भी याद करने पड़ते हैं, कौन सा स्टेडियम कहाँ है, तो ये स्टेडियम पढ़ लेने चाहिए हमेशा। भीम सिंह स्टेडियम कहाँ है? भिवानी में। भीम सिंह स्टेडियम नाम से ही छिपा है, भीम भिवानी। नाहर कहाँ होगा? आप अच्छी तरह जानते हो, नाहर फरीदाबाद में है। नाहर सिंह का किला भी आपने सुना हुआ है। हरियाणा राज्य खेल परिषद स्टेडियम, जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ है। बिल्ट का तो सारा कामकाज यमुनानगर में, तो स्टेडियम भी वहीं मिलेगा। नेहरू में पीछे रू है ना, गुरु में भी रू है, ऐसे ही ताऊ में भी ऊ की मात्रा है। तो नेहरू स्टेडियम पूछे, ताऊ देवीलाल स्टेडियम पूछे तो गुरु, ऊ की मात्रा। सुभाष चंद्र, सुभाष बाबू में वो जादू था कि पल में लोग इनसे इंप्रेस हो जाते, सुनते और इनकी बात मान लेते। तो सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, सुभाष पल में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, इतना बढ़िया बोलते थे। भगत सिंह ने अपना सिर कटवा दिया, बेशक फांसी पे झूल गए, लेकिन कभी भी भारत की आज़ादी की लड़ाई से हटे नहीं। तो सिर कहाँ? सिरसा, भगत सिंह सिरसा। कर्ण स्टेडियम है तो कॉमन सेंस है, करनाल में ही होगा। महावीर, महान है जो वीर, यही इसको तोड़ते हैं ना, महान है जो, ह से हिसार, महान है जो वीर, तो हिसार में मिलेगा।
राजीव गांधी र से स्टार्ट होता है, रोहतक में है। अर्जुन स्टेडियम जो है जींद में है। अर्जुन में देखो ज है, ज तो जींद में, अर्जुन जींद में है। महावीर महान है जो ह हिसार में। भीम स्टेडियम कहाँ था? भिवानी में, है ना। बिल्ट कहाँ था? यमुनानगर में। कर्ण कहाँ होगा? करनाल में। और गुरु कहाँ होगा? गुरुग्राम में क्या क्या थे? ताऊ, और एक क्या था जिसमें मात्रा सेम थी, ये देखो ये रहा, नेहरू। ऊ की मात्रा दोनों में, ठीक है। सुभाष पल में सबको इंप्रेस करते हैं। भगत सिंह ने सिर नहीं झुकाया, कर्ण बता दिया। महावीर, राजीव, अर्जुन ज से जींद में। शिवाजी स्टेडियम पानीपत में होगा। पानीपत में ही शिवाजी के जो वंशज थे वो पानीपत की लड़ाई लड़ने आए थे ना, मराठे, तो शिवाजी आते ही मराठे, तो पानीपत। और बंसीलाल स्टेडियम क्रिकेट का रोहतक में है, ठीक है। तो बंसीलाल जो क्रिकेट स्टेडियम है ये रोहतक में है। राजीव गांधी वाला भी रोहतक में है। और शिवाजी तो मराठे, महाराष्ट्र, पानीपत। दोबारा देख लेते हैं, बंसीलाल जी का रोहतक में क्रिकेट वाला, शिवाजी मराठे हैं तो पानीपत, अर्जुन में ज है तो जींद, राजीव गांधी है तो र से रोहतक, महान है जो वीर हिसार में, कर्ण करनाल में, भगत सिंह ने सिर नहीं झुकाया तो सिरसा, सुभाष पल में लोगों को इंप्रेस करते थे, पलवल, नेहरू में ऊ है तो गुरुग्राम, और ताऊ देवीलाल भी बिल्ट यमुनानगर में, हरियाणा राज्य खेल परिसर जहां आबादी ज्यादा है वहां, यानी फरीदाबाद, नाहर सिंह बल्लभगढ़ आप जानते हैं फरीदाबाद, और भ से भीम, भ से भिवानी, ठीक है। स्टेडियम और दो चार कहीं किसी किताब में मिले तो वहां से कर लेना, स्टेडियम तो बहुत ज्यादा है आपके हरियाणा में। खेल नीति 2015 पुरानी बात हो गई, मोटी मोटी सी बातें बता दूं। ये सीधा ये था कि भाई हम प्रमोट करेंगे खेलों को। तो कैसे प्रमोट करोगे जी? इसमें फाइनेंशियल हेल्प करेंगे अगर कोई जीत के आए तो। इतनी बड़ी रकम बना दी गई कि लोग उस रकम के लिए भी गरीब के बच्चे के मन में आए कि यार बेशक मैं गरीब हूँ लेकिन अगर मैं अपनी खेल प्रतिभा को निखार पाया तो फिर मैं जो है नाम तो मेरे मुझे मिलेगा ही मिलेगा, शोहरत, पैसा भी मिलेगा। इतना बड़ा अमाउंट बना दिया हरियाणा सरकार ने कि बहुत सारे लोग जो पंजाब और दिल्ली के थे ना वो भी चाहते थे कि हम हरियाणा की तरफ से खेलें। पीछे कितने सारे लोग जो पंजाब से और हरियाणा में आके कि हम यहाँ से खेलेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ मिलते हैं कुछ रुपए लाखों में, यहाँ मिलते हैं 6 करोड़। अगर ओलंपिक में कोई जीत आया तो 6 करोड़ का मालिक बन गया सीधे। कॉमनवेल्थ जीत आया तो 4 करोड़ का। और ये ओलंपिक पहले एशियन, ओलंपिक के बाद एशियन जीता है तो 4 करोड़, कॉमनवेल्थ जीते तो 2.5 करोड़ का, ठीक है। तो ये अलग अलग सीरीज है। ये जो मैंने 2.5 बताया ये ओलंपिक में है। मैं इसको एक टेबल बना के बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो यहाँ शॉर्ट में फटाफट लिख देती हूँ। 3 आपको पता है ना, OAC होते हैं, OAC, या हम ना यहाँ लिख लेंगे इसको, 1 मिनट, इसको रब करने के लिए है हमारे पास कुछ, किसमें, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ लिख शॉर्ट में लिख देती हूँ। एक दिन मैंने वैसे पढ़ाया हुआ है ये। देखो गोल्ड की बात करेंगे हम, गोल्ड की, सिल्वर की और ब्रॉन्ज की, 3 ही तो हैं। OAC, OAC याद रख लेना, ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ, ये याद रखो तो तुम्हें पता ही है। यहाँ आएगा 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़, ठीक है। इसका आधा कर दो 3 करोड़, इसका भी आधा कर दो 1.5 करोड़, इस पूरी लाइन को आधा कर दो 3, 1.5 और 75 लाख। ये सब करोड़ में थे अब तक, अब लाख में है। ये 1.5 करोड़ हो गया, फिर ये 75 लाख और ये 50 लाख। एक दिन मैंने तुम्हें ये बताया था पीछे किसी क्लास में, जब ये स्पोर्ट्स से जुड़ी एक क्लास ली थी, तो पूछे अगर ये टेबल अगर दिमाग में है ना तो गलती नहीं होगी, वो कैसे ही घुमाएं तुम घूम नहीं पाओगे, फिर तुम आराम से टिक कर लोगे। कहते हैं कॉमनवेल्थ के सिल्वर को कितने मिलते हैं, कॉमनवेल्थ सिल्वर 75 लाख। वो कहेंगे एशियन में ब्रॉन्ज को कितने मिलते हैं, ये रहा 75 लाख। यानी कॉमनवेल्थ का सिल्वर और ब्रॉन्ज एशियन का बराबर के हैं। वो कहते हैं बताओ 1.5 करोड़ किन दो में है, तो ये रहा 1.5 करोड़ और एक ये रहा कॉमनवेल्थ के गोल्ड का और एशियन के सिल्वर का बराबर है, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, OAC याद कर लो, 6, 4, 2.5, 6, 3, 1.5, 3, 1.5, 75 और उस नीचे वाली को आधा करने से अजीब सा डिजिट बनता तो 50 पे छोड़ दिया, ठीक है। चलो फटाफट से पढ़ते हैं। खेल नीति 2015, राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने, खेल संबंधी अवसंरचनात्मक जैसे मैट और ये सब विकास के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा नई खेल नीति 2015 लागू की गई। तो इसके पॉइंट्स क्या हैं, वही पॉइंट्स हैं जो तुम्हें मैं तब से बता रही हूँ कि भाई सब लोग खेल सकें, सबको मौके मिले, अवसर मिले, फाइनेंशियल हेल्प मिले, खान पान के लिए भी पैसे दिए जाएं। बहुत सारी नीतियाँ इस तरह की हैं। तो क्या कह रहे हैं, सभी नागरिकों को खेलों में भाग लेने के लिए समान अवसर मिले, सामूहिक अवसर प्रदान करना, भागीदारी को बढ़ावा देना, उत्कृष्टता को बेस्ट करो अपना, और खेल संबंधी जो संरचना है ना उसका विकास करो, अच्छे स्पोर्ट्स के लिए मैदान बनाओ, स्टेडियम बनाओ, तो इस तरह की चीज़ें। नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करो, उनको ट्रेनिंग दो, उनको समर्थन दो आगे बढ़ाने के लिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे या बड़े बड़े संस्थानों में सुविधाएं दो इस तरह की।
नैतिक और वैचारिक मूल्यों का, भाई ड्रग्स ना लें, गलत रास्ता ना पकड़ें, कोचेस जो है उनके साथ जो है सिर्फ ऐसे दिखावट करके कि भाई अच्छा रिलेशन मेंटेन करके वो ऊपर पहुंचा दे, ऐसा नहीं। खेलो, अच्छे काम करो। तो इसके लिए उत्कृष्ट खेल संस्कृति है। युवा ऊर्जाओं को खेल की ओर प्रवाहित करना कि भाई अगर यहाँ की मिट्टी में, जैसे ना हर किसी की एक कैपेबिलिटी होती है, हरियाणा के लोगों में क्षमता है, गॉड गिफ्टेड है कि ये बहुत अच्छा कर सकते हैं स्पोर्ट्स में। जैसे बिहार के लोग हैं, वो स्पोर्ट्स में उतना अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ के कल्चर में बचपन से खान पान की स्थिति उतनी तगड़ी नहीं है। हरियाणा तो है ही दूध दही का प्रदेश, यहाँ गरीब से गरीब आदमी भी 1 किलो दूध जो है वो लेगा ही लेगा, यानी अपने बच्चे के खान पान का ध्यान रखेगा। बिहार में कितने ही घर हैं जहाँ दूध ही नहीं ले पाते लोग, क्योंकि है ही नहीं अवेलेबिलिटी। आपके यहाँ तो डाइट बहुत तगड़ी है, आपके यहाँ चूरमा हर किसी ने खा रखा है, चाहे वो कितना ही गरीब हो। खीर चूरमा यहाँ के कल्चर में है, तो खान पान अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे की मसल्स अच्छी बनती हैं। अब वो बचपन में उसमें ऊर्जा है, ताकत है, तो स्पोर्ट्स की तरफ मुड़ेगा। एक फिजिकल फिटनेस, भाई यहाँ के लोगों का जो खेती का काम धाम है ना, और जैसे बिहार है 8 महीने तो बाढ़ आई रहती है, तो कहाँ से खेती करें। आपके यहाँ बच्चा बचपन से भैंसों के काम करना, खेतों में जाना, तो उससे उसका फिजिकल जो एक डेवलपमेंट होता है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्षमता ज़्यादा है, उसी के लिए कह रहे हैं वो। युवा ऊर्जाओं को खेल की ओर प्रवाहित कर दो, खेल क्षेत्र में प्रतिभाओं की पहचान करो, उत्कृष्टता प्रदान करने वाले लोगों को पुरस्कार दो। पुरस्कार इतने बड़े दो, 6 करोड़, तो 6 करोड़ से तो पूरा घर का स्ट्रक्चर बदल जाए इंसान का, इसलिए इस सब तरह से उनको आगे लाओ। अशक्त खिलाड़ियों की विशेष आवश्यकताओं, जो भैया पैरालंपिक वाले हैं, इनकी तरफ भी ध्यान दो। अब देखो सिल्वर लाई ना ये दीपा मलिक, अगर ना ध्यान देते तो कहाँ से ले आती। हरियाणा सरकार ने अपनी खेल नीति डिफलायम्पिक्स थोड़ा लिखने में गलती कर ली। डिफलायम्पिक्स होता है जब गूंगे, बहरे या किसी भी तरह से जिनमें शरीर में कोई कमी है उनको भी शामिल कर ले। तो अब उन लोगों के लिए भी सरकार ने अट्रैक्ट किया कि भैया शायद शरीर से तुम्हारे अंदर कोई कमी हो, लेकिन तुम अगर अच्छा खेल सकते हो तो हम तुम्हें अपनी नीति में शामिल करेंगे। ठीक है। पुरस्कारों की राशि देखो जो बताया सेम है, ये OAC 6, 4, 2.5, 3, ये 6, 3, 1.5, 3, 1.5, 75, 1.5, 75, 50, जो अभी समझाइए सेम है ये OAC। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो वो बढ़ती गई 15, 20, 25। 6, 4, 2.5, 6, 3, 1.5, 3, 1.5, 75, 1.5, 75, 50 और 20, 25 और ये 15, 20 और 25, ये चैंपियनशिप की है, वर्ल्ड चैंपियनशिप की। और वर्ल्ड जो ये रिकॉर्ड होते हैं ना, इनकी अलग अलग राशि हैं, क्योंकि ये बाकियों से बड़ी इसलिए दे दी है 15, 20, 25। ठीक है। खेल पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार हरियाणा में है भीम पुरस्कार। हर साल कम से कम 5 खिलाड़ियों को मिलता है, ज़्यादा तो पीछे 43 को मिला हुआ था एक साथ। पूरे साल आपकी, पूरा जीवन आपकी आवाजाही हरियाणा ट्रांसपोर्टेशन में फ्री रहेगी अगर आपको भीम पुरस्कार मिला। देश का अर्जुन बराबर हरियाणा का भीम पुरस्कार। ठीक है। तो हरियाणा के सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन के बराबर माना गया। अर्जुन 1961 में दिया गया। प्रतिवर्ष कुछ चयनित खिलाड़ियों को, कुछ इसलिए लिख दिया क्योंकि पहले 5 से ज़्यादा लिखते थे, कई बार ऐसा हुआ कि नहीं भी दिया गया, तो 30, 40, 20 में आ जाते हैं। इसमें 5 लाख रुपए नकद, प्रमाण पत्र मिलेगा और इस तरह के वो कागज पत्र टाइप के। इस पुरस्कार के विजेता को आजीवन हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क सेवा। महाराणा प्रताप अवार्ड है, जिन्होंने पूरी लाइफ खेल को दे दी उन लोगों को मिलता है। तो जिन्होंने जीवन भर खेलों को बढ़ावा दिया है, इसमें 2 लाख रुपए का नकद। महाराणा प्रताप आपके यहाँ के नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी भी आपके यहाँ है, अवार्ड भी आपके यहाँ। एकलव्य है तो किसको मिलेगा, जो ये नीचे अपने खेल रहे होते हैं ना बच्चे खिलाड़ी, तो इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 जूनियर खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए। गुरु वशिष्ठ है तो ये कोचेस को मिलेगा। खेल प्रशिक्षकों को 2 लाख रुपए। रानी लक्ष्मीबाई है तो महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने पूरी लाइफ अपनी लगा दी, महिलाओं को जीवन भर खेलों में योगदान के लिए। ठीक है, गीता जुत्सी टाइप की महिलाओं को। विक्रमादित्य है तो जो रेफरी हैं, जज हैं, जो हरियाणा से कोई है तो रेफरी, जज, अंपायर को मिलता है विक्रमादित्य अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा 21वें कॉमनवेल्थ, बिल्कुल मत पढ़ना, जब ये किताब मैंने भेजी थी छपने के लिए तो 2019 था, तब ये करंट में थे, लेकिन अब ये नहीं आएंगे, बहुत पुरानी बात हो गई। ठीक है। अब देखो एक पॉइंट पढ़ा दूं, आएगा नहीं। भारत ने यहाँ 66 पदक टोटल जीते, जिनमें से 26 ये थे और हमें इन 66 का एक बड़ा हिस्सा हम लेकर आए थे। हमने मेरे ख्याल इसमें कॉमनवेल्थ में ना 50%, पता नहीं 60, शायद 66% के आसपास तो हमें मिल गए थे। ठीक है, ये वाला टॉपिक मत देखना, पुराना हो गया अब ये। विकास काम में वही है कि खेल स्टेडियम बन रहे हैं, योगा केंद्र बन रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें ऐसा कि अलग से बताना पड़े। चलो एक बार रीड कर देती हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ हमने कुछ सीखा है।
लास्ट आ गया ये। विकास काम क्या क्या कर रही है आपकी सरकार? राज्य में खेलों की गतिविधियों को तेज करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अनेक प्रयास किए। खेल संस्थाओं को अनुदान देती है, पैसा देती है, प्रशिक्षण योजना प्लानिंग करती है, कुश्ती केंद्र बना दिए, योग केंद्र, खेल स्टेडियम, ग्रामीण खेल केंद्र, खेल प्रतिभा खोज योजना, खेल छात्रावास, खेल मैदानों का विकास, राज्य खेल पुरस्कार प्रशिक्षण, बहुत सारी चीजें कर दी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय आप सब जानते हो हिसार में है, एक सिंथेटिक ट्रैक, सिंथेटिक जानते हो ना, जो प्रैक्टिस वगैरह के लिए वैसे ही बनाया जाता है। और नेहरू स्टेडियम जो गुड़गांव, ऊ बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हॉकी एस्ट्रोटर्फ, एस्ट्रोटर्फ होता है जो सिंथेटिक टाइप का एक डेवलप किया जाता है, तो उसे कहते हैं एस्ट्रोटर्फ। इसका निर्माण किया गया कहाँ? नेहरू स्टेडियम कहाँ है? गुड़गांव में, चरण सिंह यूनिवर्सिटी आप अच्छी तरह जानते हो हिसार में। राष्ट्रीय खेल कुश्ती में राजकीय खेल कुश्ती में नियमित रूप से जिला अखाड़ा प्रतियोगिता करवाई जाती है। इसमें जिला कुमार बनते हैं, केसरी दंगल होता है, राज्य अखाड़ा प्रतियोगिता है, सब अखबारों में आती तो है ये, फलां केसरी और इस तरह के हिंद केसरी और ये सब मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता या इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ियों के लिए ग और ख जो सरकारी नौकरी है ना, इनमें आरक्षण की व्यवस्था है। और अब तो सरकार कह रही थी कि इसको रोकेंगे, क्योंकि पीछे याद करो जो ये कॉमनवेल्थ और इनमें जीते थे गोल्ड, इनमें से कितनों को डीएसपी बना दिया। अब जो ये अपने क्या है ये भैंसवाल वाले, इसका नाम क्या है, इसका नाम बीजेपी में शामिल हुआ था अभी, हरियाणा के बारे में नहीं पढ़ते, दिमाग से नाम निकले, योगेश्वर दत्त ने अभी बीजेपी डीएसपी की पोस्ट तो छोड़ी है। अब ये जो फोगाट बहन है, इसकी बड़ी सिस्टर डीएसपी ही तो है। और ये बबीता फोगाट जो पीछे बीजेपी में शामिल हुई हैं, ये भी तो एसआई ही थी। तो पीछे क्या था कि अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आपको अच्छी अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं। लेकिन अब मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा कि सरकार ये विचार कर रही है कि बिना ट्रेनिंग के सीधे डीएसपी रैंक पे लगाना गलत है। और इसलिए गलत है क्योंकि उनको डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि उस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन क्योंकि देश के लिए, राज्य के लिए बड़ा काम किया, तो नौकरियों में आरक्षण तो देंगे, लेकिन ऐसा रैंक ना दें जिसमें कि जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो। तो जैसे किसी को सीधे उठा के डीएसपी बना दिया। अब डीएसपी बनने का मतलब होता है आपने एचसीएस की परीक्षा पास की होगी तो आप डीएसपी लगते हैं। तो डीएसपी का मतलब हुआ कि आपने उस लेवल तक की पढ़ाई लिखाई कर रखी है, आपको चीजों के बारे में नॉलेज है। तो सीधे किसी को उठा के स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को वहां बैठाएं तो उसको दिक्कत आती थी। इसलिए कहा है अब कि अगर इस तरह से करेंगे तो डिपार्टमेंट ऐसा देंगे ताकि उनके ऊपर जिले की सारी एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए। ठीक है, चलो ये टॉपिक हमने पढ़ लिया पूरा। और इसमें करंट से जोड़ के तो इसको तब पढ़ना चाहिए जब कुछ करंट में हुआ हो, वरना बड़े बड़े लोग हैं और कुछ नाम ऐसे हैं जो सदाबहार हैं, वो हमेशा पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, चलो कल मिलेंगे फिर, और कल हम लास्ट टॉपिक को पूरा कर लेंगे जो हमारा पशु जनगणना वाला रह गया। बाकी सब कुछ आपने पढ़ लिया। आप किताब उठा के एक बार देखना, टॉपिक्स मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। कोई एक आधा पन्ना अगर रह गया हो तो मुझे बता देना, कमेंट्स में लिख देना, मैं उसको करा दूंगी। वैसे मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ भी इस तरह का छुड़वाया जो आपकी समझ में ना आए। एक आधा पेज अगर फिर भी निकले जो तुम पढ़ के समझ ना पाओ तो ज़रूर मैं उसको पढ़ा दूंगी। ठीक है, बाकी कल हम लोग लास्ट टॉपिक कर लेंगे पशु जनगणना वाला, और इसके बाद फिर आपके पाले में गेंद चली जाएगी कितना अच्छा आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरा काम था एक रास्ता दिखाने का, फाइनली चलना आपको है, और जो चलेगा उसी को पता चलेगा कि दिक्कतें क्या आती हैं। ठीक है, पत्रकारिता का टॉपिक बहुत टफ लगता है बच्चों को, उम्मीद है वो तुम्हें अब आसान दिखेगा। और अब जब तुम किताब उठा के पढ़ोगे तो ज्योतिष मार्तंड, ज्योतिष अहीर हितैषी, हरियाणा अखबार, हरियाणा गजट, हरियाणा झज्जर, ये सब तुम्हें आसान दिखेंगे, क्योंकि अब ये मैंने थोड़े थोड़े जोड़ के समझा दिए। पढ़ने फिर भी पढ़ेंगे, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, क्लास लंबी हो गई है। अब थोड़ी देर बाद जब दिमाग थोड़ा फ्री हो ना तो इस सारे टॉपिक को एक बार पढ़ लेना। थैंक यू, गुड नाइट। हाँ, पीवी सिंधु किसी ने नाम लिख दिया है जो मैं भूल गई थी, पीवी सिंधु बिल्कुल ठीक लिखा। चलिए।